पॉल गौमरा का स्कूटर। हिंदी कवि पॉल गौमरा ने स्कूटर खरीदने का निर्णय लिया। यह अभी साल 2 साल पहले की ही बात है। वे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की कविनगर नामक कॉलोनी में रहते थे और दिल्ली के आईटीओ पुल के पास बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित एक राष्ट्रीय दैनिक के दफ्तर में काम करते थे। उनकी उम्र 45 पार कर रही थी। वजन पिछले 4-5 सालों में अचानक बढ़ गया था। कमर के इर्द गिर्द गर्दन और कंधों पर चर्बी जमा हो गई थी। पेट निकल आया था जिसे वो फ्रॉड मानते थे, क्योंकि उनकी खुराक वास्तव में बहुत कम थी। मक्खन, दूध, मांस, आइसक्रीम, चॉकलेट वगैरह फैट पैदा करने वाली चीज़ें वे खाते ही नहीं थे। रोटी और आलू उनका नियमित लंच था। इसके बावजूद वे मोटे, गोल और गंजे हो रहे थे। पॉल गौमरा कवि थे, हिंदी भाषा के कवि। उनके नाम से जरूर ऐसा लगता था कि वे लतीनी अमेरिकी या किसी अफ्रीकी देश के कवि होंगे, या फिर रेमू फर्नांडिस, नताशा अल्बकुर्क, अपाची इंडियन की तरह उनका आनुवांशिक जैविक सूत्र सुदूर अतीत में किसी आप्रवासी जाति की नस्ल से जुड़ा होगा। लेकिन तथ्य यह नहीं था। जब अपना नाम वे किसी को बताते तो वह देर तक उन्हें देखता यह सोचते हुए कि जैसे आलू, तमाकू, मिर्च या अमरूद ब्राज़ील और पेरू से पुर्तगालियों की बदौलत भारत तक पहुँचे और यहाँ की मिट्टी और जलवायु में उन्हें अपना बना लिया, उसी तरह पॉल गौमरा के जैविक सूत्र भी दक्षिण अफ्रीका या क्यूबा से उनके अज्ञात पुरखों के साथ चलकर यहाँ तक पहुँचे होंगे और अंततः राजधानी दिल्ली की सरहद पर गाजियाबाद नामक शहर में स्थायी रूप से आबाद हो गए होंगे। या क्या पता वे पश्चिम से नहीं बल्कि नारियल की तरह दक्षिण पूर्व की ओर से आए हों, मलेशिया, इंडोनेशिया या जावा, सुमात्रा से। या फिर हो सकता है कि वे कागज़ की तरह चीन से तुर्की, ईरान होते हुए फिर भारत पहुँचे हों। यह संभावना भी थी कि वे कहीं और पैदा होकर कहीं और से होते हुए कविनगर, गाजियाबाद तक पहुँचे हों। आपकी ओरिजिन क्या है, मतलब आपके पूर्वजों का कहाँ से यहाँ आना हुआ, उनसे अक्सर पूछा जाता। शक्ल से तो आप विदेशी नहीं लगते। मैं हूण हूँ, पॉल गौमरा कहते, फिर हंसते। फिर थोड़ी देर ठहर कर वे प्रश्न करने वाले से पूछते, क्या आप बता सकते हैं कि अंडा भारत में किस ईस्वी सन में आया था? इसे तुर्क मुगल लेकर आए थे या डच, अंग्रेज, पुर्तगाली? वे सामने वाले की परेशानी का जायजा लेते, फिर गंभीरता के साथ कहते, प्रख्यात इतिहासकार फ्रांसवा बर्नियर और रजनी पामदत्त के अनुसार सन 1498 ईस्वी में दक्षिण में मलाबार समुद्री तट पर वास्को डी गामा के साथ आने वाला पुर्तगाली वनस्पति शास्त्री गार्सिया दी ओर्ता पहली बार अंडा लेकर होंडुरस से भारत आया था। इसके पहले भारतीय चिड़ियाएं अंडे देना नहीं जानती थीं। वास्तविकता यह थी कि पॉल गौमरा तो जन्मजात उत्तर प्रदेश थे। जैसा कि हिंदी के ही कि एक कवि स्वर्गीय धूमिल ने अपनी एक कविता में लिखा था, मैं भाषा में भदेश हूँ, इतना कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ। तो कवि पॉल गौमरा भी खासे भदेश थे। अरहर की दाल, भात, चोखा, आम का अचार, कढ़ी, धनिए की चटनी जैसी चीज़ों में उनके प्राण बसते थे। वे कायर भी थे, क्योंकि तमाम जलालत के बावजूद वे पिछले सालों से उसी दफ्तर में नौकरी करते आ रहे थे जहां न कभी उनको कोई प्रमोशन मिला था, न कोई सम्मान। अपने सिद्धांतों और विचारों में वे क्रांति और सामाजिक परिवर्तन के प्रबल समर्थक थे, लेकिन नौकरी के मामले में वे स्टेटस कोइस्ट थे। कई बार तो जब उन्हें लगता कि अब उनकी नौकरी पर कोई आफत आने वाली है, वे थर-थर कांपते, अन्न जल का परित्याग कर देते, मौन व्रत धारण कर लेते। एक बार ऐसी ही स्थिति में उन्हें दिल का पहला हल्का हमला, माइल्ड हार्ट अटैक हो चुका था। एक बार तो वे नौकरी छूट जाने के भय में गाजियाबाद से मेरठ जाने वाली सड़क के करीब 12 फुट गहरे गड्ढे में आधी रात अपने आप से बातें करते हुए और गड्ढे के सामने गिड़गिड़ाते हुए पाए गए थे। ऐसा नहीं था कि वे नाकारा या अयोग्य थे, वे घनघोर परिश्रमी थे। प्रूफ रीडिंग, सबिंग और लेआउट का काम भूत की तरह करते थे। इतिहास का उन्हें अपार ज्ञान था, लेकिन वर्तमान उनकी समझ में नहीं आता था। बहुत प्रयत्नपूर्वक एकाग्रचित्त होकर वे कभी कभार वर्तमान को समझने का प्रयत्न करते, तब तक वह बदल जाता था। खास तौर पर पिछले 10 साल में तो देखते ही देखते पूरी दुनिया बदल गई थी। उनका अखबार मोनो प्रिंटिंग के इतिहास से निकलकर फोटो कंपोजिंग से होता हुआ अब पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड हो चुका था।
सैटेलाइट प्रक्षेपण से पृष्ठ के पृष्ठ पलक झपकते दिल्ली से बंबई और अहमदाबाद पहुंच जाते। मोटे लेंस का चश्मा आंखों पर चढ़ाए चिमटी से टाइप फेस बीन बीन कर एक एक अक्षर, मात्रा और शब्द बनाते, बीड़ी फूंकते, खैनी मलते बूढ़े कंपोजिटर्स अब नहीं रह गए थे। उनके साथ ही जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, लाल किले पर लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान जैसे नारे, यूनियनबाजी, दारूखोरी, ठहाके और सारी मस्ती गायब हो गई थी। उनकी जगह अब स्कूटर और लेजर प्रिंटर पर बैठने वाली जीन्स बियर वाले 4 फिगर सैलरी के उत्तर आधुनिक कंपोजिटर्स आ चुके थे। युगांतर के इस उथल पुथल भरे सीमांत पर खड़े हिंदी कवि पॉल गोमरा भौचक थे। युगोस्लाविया, जर्मन जनवादी गणराज्य, सोवियत संघ जैसे विशाल राष्ट्र और सुपर पावर्स पृथ्वी के राजनीतिक नक्शे से विलुप्त हो चुके थे। समाजवाद का यूरोप से सफाया हो चुका था और लोग बेसब्री से एशिया और तीसरी दुनिया से उसके गायब हो जाने का इंतजार कर रहे थे। बात अगर इतनी सी होती तो पॉल गोमरा को इतनी चिंता ना होती। वे देख यह रहे थे कि जितनी तेजी से पूर्वी यूरोप में समाजवाद साफ हुआ था, उतनी ही तेजी से दिल्ली से निकलने वाली हिंदी की पत्रिकाएं और अखबार साफ हो रहे थे। इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। बाजार अब सभी चीज़ों का विकल्प बन चुका था। शहर, गांव, कस्बे बड़ी तेजी से बाजार में बदल रहे थे। हर घर दुकान में तब्दील हो रहा था। बाप अपने बेटे को इसलिए घर से निकालकर भगा रहा था कि वह बाजार में कहीं फिट नहीं बैठ रहा था। पत्नियां अपने पतियों को छोड़ छाड़ कर भाग रही थीं क्योंकि बाजार में उनके पतियों की कोई खास वैल्यू नहीं थी। औरत बिकाऊ और मर्द कमाओ का महान चकाचक युग आ गया था। अभी 8 महीने पहले किशनगंज के जनता फ्लैट में रहने वाली सर गंगाराम हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी राम अवतारे आर्य की 17 साल की बेटी सुनीला रातों रात मालामाल हो गई थी क्योंकि किसी टीवी के विज्ञापन में वह 8 फुट बाई 4 फुट साइज के विशाल ब्लेड के मॉडल पर नंगी सो गई थी। सुनीला को अपने चेहरे पर उस ब्रांड के ब्लेड से होने वाली शेविंग से उपजने वाले चिड़ियों के पर के स्पर्श जैसे सुख और आनंद आती रेख को 10 सेकंड के भीतर भीतर व्यक्त करना था। यह काम अपने चेहरे के क्लोज शॉट में उसने इतनी निमग्न कुशलता और स्वप्नातीत भाव प्रवणता के साथ किया था कि देश के एक सबसे बड़े चित्रकार ने एक अंग्रेजी अखबार में वक्तव्य दिया था कि वे एक हफ्ते में उस विज्ञापन को 150 बार देख चुके हैं और अब आने वाले 2 वर्षों तक वे लगातार सुनीला के न्यूड्स ही बनाएंगे। इस तरह बिहार के छपरा जिले के प्राइमरी स्कूल की टीचरी का काम छोड़कर अपने उचक्के प्रेमी के साथ दिल्ली भाग आने वाली आशा मिश्रा नाम की लड़की कंटेसा क्लासिक में चल रही थी। उसने किसी विज्ञापन में एक बलिष्ठ काले रंग के अरबी घोड़े की खुरदरी पीठ पर बैठकर अपने पारभासक जांघें के भीतर से द ब्लैक हॉर्स नामक बियर की बोतल निकालकर छातियों में उड़ेल ली थी और घोड़े की पीठ पर बैठी बैठी वह खुद बियर की झाग में बदल गई थी। काले घोड़े की खुरदरी पीठ पर सिर्फ आशा मिश्रा का फैन बचा था जो धीरे धीरे उस बियर के ब्रांड में बदल रहा था। इस विज्ञापन की राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया विशेषज्ञों और अन्य बौद्धिकों के बीच में गहन चर्चा हुई थी, लेकिन इस विज्ञापन को बनाने वाली एड कंपनी ने दावा किया था कि आशा मिश्रा के अंडरवियर से निकलती हुई बियर की बोतल का शॉट और छाती में बियर उलटते ही आशा मिश्रा के स्तनों का झाग में रूपांतरण इतना प्रभावशाली है कि इससे इस नए ब्रांड की मार्केटिंग का टेक ऑफ ही जबरदस्त होगा। इस विज्ञापन के प्रीव्यू सर्वे के दौरान कंपनी ने पाया था कि 20 सेकंड के इस विज्ञापन को देखते हुए हर 10 में से 7 पुरुषों ने, जिनका आयु वर्ग 15 से 60 वर्ष का था, मास्टरबेट की इच्छा का प्रभाव स्वीकार किया था। इस तरह स्पेन के प्रसिद्ध अति यथार्थवादी चित्रकार सल्वादोर दाली की घड़ियों की तरह घोड़े की पीठ पर बैठी आशा मिश्रा पिघलकर बियर का फैन बन गई थी और अपने समय की सामूहिक चेतना में चुपचाप प्रवाहित हो गई थी। परिणाम यह है कि हर 1 करोड़ में से 70 लाख दर्शकों ने सेक्स की फीलिंग अपने भीतर पाई थी और द ब्लैक हॉर्स बियर अनुमानित लक्ष्य से 27% ज़्यादा बिक्री दर्ज करा गई थी। यह सब कुछ पॉल गोमरा की आंखों के सामने उनके देखते देखते हो रहा था। यथार्थ मशीन युग से निकलकर इलेक्ट्रॉनिक और उसके आगे के युग में जा रहा था। बच्चे जादुओं, परिकथाओं और डायनासोर जैसे प्राग ऐतिहासिक जंतुओं के साथ गिल्ली डंडा या बेसबॉल खेल रहे थे। वे हनुमान जी, भीष्म पितामह, कृष्ण जी को कैडबरीज के चॉकलेट खिला रहे थे और मैकडोवेल को सोडा पिला रहे थे। सड़क छाप गुंडों और उचक्कों के पास ऐसे उपकरण आ चुके थे कि वे देश भर के तमाम शहरों की असंख्य इमारतों को धमाकों के साथ मलबों में बदल सकते थे। भीड़ को मारना, यात्री गाड़ियों को उड़ाना और हवाई जहाज़ों का अपहरण मामूली लफंगों का खेल हो गया था। पॉल गोमरा की आंख जो देख रही थी और दिमाग जो सोच रहा था, उसके बीच की संगति और तर्क गड़बड़ा गए थे। सन्यासी वातानुकूलित गाड़ियों में तीर्थ यात्रा कर रहे थे।
और एनआरआई पूंजी तथा पेट्रो डॉलर से कार सेवा करा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र बाजार में तांत्रिक विभिन्न राष्ट्रों के बीच मिसाइलों, पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों की खरीद फरोख्त में दलाली कर रहे थे। 25 साल से गले तक गड्ढे में धंसे एक योगी ने कई देशों के कई शहरों में 5 सितारा होटल खोल रखे थे और 50 साल से पेड़ की मचान पर टंगे एक बाबा के पैर के अंगूठे की छाप अपने माथे पर लगवाने के लिए विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का समूचा कैबिनेट कतार बनाकर कीचड़ में खड़ा था। प्रधानमंत्री इतिहास के सबसे बड़े ठग को सार्वजनिक रूप से लगातार चूमे जा रहा था। 5 साल पहले एक गांव में सोते हुए 67 लोगों को गोलियों से भून डालने वाले डाकू की जीवनी पर बनी फिल्म सुपरहिट हो गई थी और उसे ऑस्कर अवार्ड मिलने वाला था। महात्मा गांधी को अश्लील गालियां देकर राष्ट्र का एक सम्मानित समलैंगिक मीडिया स्टार बन चुका था। भूतल राज्य परिवहन की हजारों खूनी रंगों की बसों में नादिर शाह का जिन्न सवार हो गया था और हर रोज 50 बच्चों, औरतों और साधारण लोगों को अपने टायरों के नीचे कुचल रहा था। चारों ओर खून, भ्रम, अपराध, दंगे, दौलत, लालच और लाशें फैल रही थी। उस रोज शाम को 8:40 पर कनॉट प्लेस के मद्रास होटल के पीछे जब गाजियाबाद जाने वाली बस पर हर रोज की तरह पॉल गोमरा सवार हुए तो वे दिन भर के काम से इतना थक चुके थे कि बस की टूटी उगड़ी सीट के चुभते हुए फ्रेम के बावजूद उन्हें नींद आ गई। जब कंडक्टर ने उन्हें जगाया तो वे बस में अकेले बचे थे और बस काफ़ी देर से गाजियाबाद के डिपो पे खड़ी हुई थी। डिपो से कविनगर कॉलोनी लगभग 3 किलोमीटर दूर थी। पॉल गोमरा हर रोज़ दफ्तर जाते हुए अपने साथ प्लास्टिक के चपटे चकोर लंच बॉक्स में 4 रोटियां, आधा प्याज, अचार की 1 फांक और 2 आलू के 8 टुकड़े ले जाते थे। लेकिन पहले की ही तरह आज फिर उनका लंच 3 लोगों में बट गया था और उनके हिस्से में सिर्फ 1 रोटी और आलू के 1.5 टुकड़े आए थे। वे भूखे थे, इसलिए उन्होंने तय कर रखा था कि घर पहुंचते ही वे पत्नी की सबसे पहले 4 रोटियां सेकने को बोलेंगे। लेकिन जब कविनगर के अपने LIG फ्लैट तक पहुंचकर उन्होंने कॉल बेल बजाई और दरवाज़ा खुला तो वे गिरते गिरते बचे। उनके घर का दरवाज़ा उनकी पत्नी स्नेहलता सक्सेना ने नहीं, मशहूर मॉडल नहर जैसिया ने खोला था। रोलर और कंडीशनर से घुंघराले हो गए बाल, जिन्हें ड्रायर से सुखाकर चमकीला बना दिया गया था, भूरे और कत्थई होकर पंखे की हवा में कांप रहे थे। सांवला रंग बदलकर हल्का हरा और आसमानी हो गया था। पलकों में सुनहरा शैडो। शरीर में मॉन्ट्रियल की प्रसिद्ध यूडी कोलोन शैंटिली की खुशबू आ रही थी। उसने हल्के गुलाबी और सलेटी रंग की जो लॉन्जरी पहन रखी थी, उसकी मूल डिज़ाइन की परिकल्पना पेरिस के फैशन डिज़ाइनर रोमिया कार्तिये ने की थी। पॉल गोमरा की निगाह अंदर कमरे की ओर गई। 8 साल का उनका बेटा मंटू, जिसकी मोच का इलाज परसों ही उन्होंने नूरानी तेल की मालिश से किया था और जिसे वे बैसाख जेठ की दोपहर भुने हुए जौ और चने का सत्तू खिलाया करते थे, वह कमरे के बीचों बीच स्टीरियो डेक में मैडोना का कैसेट चलाकर डांस कर रहा था। हिंदी कवि पॉल गोमरा को चक्कर आ गया। ये ठीक से पता नहीं कि थकान के कारण, भूमंडलीकरण की व्याप्ति के कारण, मैडोना और मंटू के कारण या अभी अभी घटित होने वाले दृश्यात्मक आघात के कारण, लेकिन वे धम से सोफे पर गिर गए और दोबारा सचेत तब हुए जब पत्नी द्वारा दिए गए एक गिलास पानी को सूखी हुई हलक के नीचे गट गट उतार गए। उसी रात जब उनकी तीनों संतानें नींद में थीं और जब हिंदी कवि पॉल गोमरा अपने टीवी सेट पर स्टार चैनल द्वारा दिखाए गए बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के बाद जेन टीवी में किस मी गुड बाय नामक हॉलीवुड की फिल्म देख रहे थे और शैंटिली की खुशबू के बीच हल्के हरे आसमानी रंग की मॉडल के साथ सहवास कर रहे थे, उसी दौरान उनका विवेक जागृत हुआ और उन्होंने 2 फैसले किए। ये दोनों ही फैसले हिंदी कवि पॉल गोमरा के जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले थे और प्रतीकात्मक रूप से उन दोनों फैसलों का दायरा बहुत व्यापक और युगीन संदर्भों से संपृक्त था। उनके पहले फैसले के भीतर ही उनके नाम पॉल गोमरा की व्युत्पत्ति का रहस्य छुपा हुआ था, क्योंकि इस फैसले के पहले तक उनका नाम पॉल गोमरा था ही नहीं। जहाँ तक दूसरे फैसले का संबंध है तो वह बदलते हुए तकनीकी समाज, बाजार और उत्तर आधुनिक उत्तर ऐतिहासिक यथार्थ के साथ तालमेल बिठाने और संवाद बनाने की उनकी पहली गंभीर और सुनियोजित कोशिश से जुड़ा हुआ था। पहला फैसला। पॉल गोमरा का असली अर्थात मूल नाम उनके मुर्दिस पिता ने 20वीं सदी के मध्य में बहुत प्यार और चिंतन मनन के बाद रखा था। उनके पिता रामपुर गियर्सन वर्नाकुलर हाई स्कूल में हिंदी के अध्यापक थे। आज़ादी के बाद वे स्कूल सर दौलतराम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में बदल गया। उन्हें हिंदी, ब्रजभाषा, अवधी, बंगला और संस्कृत साहित्य से गहरा अनुराग था। वे अवंतिका, सरस्वती, सुकवि, चांद, मतवाला जैसी पत्रिकाएं नियमित मंगाते थे। उस समय तक न तो
पॉल गौमरा का जन्म हुआ था ने उनके इस विलक्षण नाम का ही अस्तित्व था। उसी कॉलेज में संस्कृत के एक प्राध्यापक थे श्री कृष्ण प्रपन्न शास्त्री, जो एक बार 2-2.5 महीनों के लिए वरिष्ठता और गृह स्थिति के कारण उस कॉलेज के कार्यकारी प्रधानाचार्य बन गए थे। अपने प्रधानाचार्यत्व के अत्यंत क्षणजीवी अल्पकाल में उन्होंने कॉलेज में शास्त्रोक्त अनुशासन का ऐसा कठिन और दुस्साध्य पर्व चलाया था कि 2 महीने के भीतर भीतर वहाँ छात्र और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। उन दिनों रामपुर की हर दीवार, नुक्कड़ और स्टेशन आने वाली मालगाड़ी के डिब्बों में एक नारा जगह जगह लिखा दिखाई देता था, शास्त्री जी गुरु घंटाल, जिनकी छाती में जमे हैं बड़े बड़े बाल। प्रकट है यह नारा किशोर वय के उन रोमहीन छात्रों द्वारा लिखा गया था जिनकी बाल दृष्टि में सघन रोमधारी, शास्त्रोक्त पुंसत्व से संपन्न, दीर्घाहारी, लंबोदर तथा शिखायुक्त शास्त्री जी किसी चिंपैंजी या गुरिल्ला से भिन्न नहीं दिखाई देते थे, आदि मानव वैदिक युग के निएंडरथाल मैन। यही शास्त्री जी जब 2.5 महीने के भीतर भीतर भाग्य दोष के कारण असम्मानजनक ढंग से प्रधानाचार्यत्व के पद से हटा दिए गए तो उनमें कुछ अस्वाभाविक लक्षण प्रकट होने लगे थे। उदाहरणार्थ, अकेले में कहीं बैठे हुए, चलती हुई बातचीत या कक्षा में पढ़ाते हुए वे अचानक ही अपनी आंखें मूंद लेते थे और लगभग तुरीयावस्था में लीन होकर हे राधे हे राधे हे राधे करने लगते थे। शास्त्री जी कृष्ण भक्त हो गए थे, सखी संप्रदाय के समर्पित अनुरागी, और राम से उन्हें इतनी अरुचि हो गई थी कि किसी के जयराम जी शास्त्री जी कहते ही वे प्रचंड क्रोध के भाव दशा में चले जाते थे। सर दौलत राम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रामपुर के उनके सहकर्मी अध्यापकों का मानना था कि राम के प्रति शास्त्री जी के वैमनस्य और मोहभंग की जड़ें उनके प्रधानाचार्यत्व के पद से हटने की जमीन में कहीं धसी हुई हैं। बाद में रिटायरमेंट के बाद से मृत्यु पर्यंत शास्त्री जी जयराम जी के नाम से ही रामपुर से प्रसिद्ध रहे। कहते हैं कि शास्त्री जी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को एक लंबा, मीमांसा परक और तत्व ज्ञान से भरपूर, जिसमें काव्यशास्त्र, पुराण और स्मृति ग्रंथों के अर्थवान उदाहरण थे, पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने रामपुर का नाम बदलकर गोपालपुर अथवा राधाग्राम करने के पक्ष में तर्क दिए थे। प्रधानमंत्री के कार्यालय से उन्हें इस पत्र की पावती भी प्राप्त हुई थी, जिसके ऊपर अशोक स्तंभ के 3 सिंह और सत्यमेव जयते की मोहर लगी थी। बहरहाल, जब तक शास्त्री जी जीवित रहे, रामपुर के बच्चे उन्हें देखते ही मधुमक्खियों की तरह उनके पीछे पड़ जाते थे और उनके चारों ओर उड़ उड़कर जयराम जी की किनारे लगाते, और शास्त्री जी क्रोधाग्नि में दुर्वासा बने अपनी जगन्नाथी छड़ी से उन्हें शहर की गलियों में खदेड़ते अक्सर दिखाई देते। पॉल गौमरा के पिता लाल बहादुर सक्सेना ने शास्त्री जी का हाल देखकर ही अपने इकलौते बेटे का नामकरण राम गोपाल सक्सेना किया था। यह मध्यमार्गी और समन्वयवादी समाधान था, अर्थात राम और कृष्ण दोनों एक साथ, बीच में बिना किसी हाइफन, डंडे या सामूहिक चिन्ह के, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा का सुखद, सौहार्दपूर्ण, धर्मनिरपेक्ष संयोग। तो इस अवान्तर प्रसंग के जरिए अब आपको पता चल ही गया होगा कि पॉल गौमरा का असली नाम राम गोपाल सक्सेना था। बस तकनीकी सामाजिक परिवर्तन, भूमंडलीकरण, सूचना और संचार क्रांति, समाजवाद के पतन और समूची पृथ्वी पर फैलते बाजार के नए यथार्थ की रोशनी में राम गोपाल सक्सेना को अपना नाम प्रेमचंद, लल्लू लाल, सदल मिश्र, नवजादिक लाल, हजारी प्रसाद, करोड़ीमल, कबीर दास, केदारनाथ, सदासुख लाल जैसा पिछड़ा, दकियानूसी और निचले दर्जे का लगने लगा था। ऐसे नाम दिल्ली के सफाई कर्मचारियों, ठेड़ी रेड़ी वालों के और कुली कबाड़ियों के होते थे। दिल्ली आने, आईटी और पुल के राष्ट्रीय अखबार में नौकरी ज्वाइन करने के बाद से ही उनमें अपने नाम को लेकर गहरा अंतर्द्वंद था। उसी तरह का आत्मसंघर्ष जैसा मुक्तिबोध की कविताओं औरंग उटैन का ब्रह्म राक्षस में दिखाई देता है। उस रात वे अपने रंगीन हॉटलाइन टीवी सेट पर हॉलीवुड की फिल्म किस मी गुड बाय देखते हुए हॉटलाइन कंपनी के मालिक मुकेश अग्रवाल की नियति और विडंबना के बारे में सोच रहे थे, जो पहले मेरठ के किसी वैष्णव ढाबे में कप प्लेट धोता था और बाद में साइकिल के मडगार्ड पर पीछे लगने वाली प्लास्टिक की लाल डिब्बी बनाते बनाते इस उदारीकरण और वैश्वीकरण के नए चमत्कार से हॉटलाइन ब्रांड का रंगीन टीवी सेट बनाने लगा था और अरबपति बन गया था। लेकिन बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन में अपने वैष्णव ढाबे के पूर्व के बचपन की लड़की को खोजने की ट्रेजेडी में उसने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मुकेश अग्रवाल की ट्रेजेडी ब्लेड के विज्ञापन से सनसनी पैदा कर देने वाली सर गंगाराम हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी रामोतार आर्य की 17 साल की बेटी सुनीला नामक मॉडल की ट्रेजेडी से मिलती जुलती थी।
सुनीला को पिछले 8 महीने में 3 बार टर्मिनेशन कराना पड़ा था और 2 हफ्ते पहले एक खबर के मुताबिक उसे HIV पॉजिटिव पाया गया था। या फिर घोड़े की पीठ पर पिघलकर बियर का फैन बन जाने वाली आशा मिश्रा की ट्रेजेडी, जिसे पिछले दिनों राजधानी के पर्यटन विभाग के एक बारबेक्यू में काट काट कर तंदूर में भून डाला गया था। पॉल गौमरा मनुष्य की नियति के रहस्य में इन्हीं तंतुओं की उधेड़-बुन में लगे थे। तभी शैंटिली की खुशबू और रोमा कार्तिय द्वारा डिजाइन की गई लॉन्जरी में लिपटी हरे आसमानी शरीर की मेहर जैसे उनके पास आई थी। उनकी तीनों संतानें नींद के आगोश में साथ वाले कमरे में थी। पॉल गौमरा ने मेहर जेसिया को पंचकुइया रोड के मॉडर्न फर्नीचर शॉप से आधी कीमत में खरीद गए सेकंड हैंड मोटे और स्पंजी कुशन वाले सोफे में खींच लिया। वे झाग बनने के ठीक एक पल पहले 1 सेकंड के 12वें हिस्से में कौंगने वाले आशा मिश्रा के उजले स्तनों का स्टिल फोटोग्राफ बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। तभी ठीक उसी पल उनकी ज्ञानात्मक संवेदना जागृत हुई। यह नवोदय के बोध क्षणों में जगमगाते सूर्य की चकाचौंध रोशनी की तरह परम आत्म साक्षात्कार का क्षण था। ठीक उसी क्षण के मध्य में उन्होंने पहला फैसला लिया। उनका यह फैसला अपने नाम को लेकर ही था। उन्हें विखंडनवादी पाठ पद्धति अपनाते हुए सिर्फ यह किया कि अपना नाम राम गोपाल के पॉल को तोड़कर अलग निकाला और उसे हल्का सा डिस्टॉर्ट करते हुए पॉल बना दिया। इसके बाद बाकी बचे रामगो को उल्टी तरह से पढ़ दिया गोमरा। इस तरह उनका जो नया नाम निर्मित हुआ वह था पॉल गौमरा। निसंदेह नाम अपाची इंडियन, लुई बैंक्स, रेमो फर्नांडिस, सैम पित्रोदा या टी.के. बेंजी जैसे नामों से बराबरी की टक्कर लेता था। टी.के. बेंजी दरअसल तुषार क्रांति बनर्जी से बेंजी बन गया था। मोकांजी भी मूलतः मुखर्जी थे, जो अंग्रेजी राज के दौरान फिरंगियों के जिमखाना, रेसकोर्स और डाइनर्स क्लब के भारतीय सदस्य हुआ करते थे। चंपारण के अंग्रेज नील साहबों के वे व्यापारिक एजेंट थे, जो उड़ीसा, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से नेटिव मजदूरों को पकड़ पकड़ कर नील के बागानों में कुंडों के काम में लगवाते थे। सन 1860 ईस्वी में प्रकाशित दीनबंधु मित्र ने अपने बंगला नाटक नील दर्पण में इस मोकांजी परिवार की अंग्रेज भक्ति और नीलहे मजदूरों के प्रति क्रूरता और अमानुषिक बर्बरता का वर्णन किया है। नील दर्पण को अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। इस नाटक के खेलने और छापने पर सख्त पाबंदी दी गई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 7 दिसंबर 1932 के लिखे एक खत में नील दर्पण का जिक्र किया है। आई माइट मेंशन हियर दैट a dozen years before Anand Math, a Bengali poem had come out which created a stir. This was called Neel Darpan, the mirror of indigo. It gave a very painful account of the Bengal tragedy under the plantation system. यह पत्र उनकी किताब ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के इलाहाबाद से 1935 में प्रकाशित दूसरे खंड में संकलित है। लेकिन इस पत्र से यह सत्य उद्घाटित होता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को भी भारतीय साहित्य की सही जानकारी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने नील दर्पण नामक इस नाटक को, जिसने 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी की चूलें हिला दी थी, एक बंगाली कविता घोषित कर डाला है। बहरहाल आज का मोकांजी इंडस्ट्रियल ग्रुप उसी मोकांजी परिवार का है, जिसके 70 वर्षीय मैनेजिंग डायरेक्टर के.डी. मुकांजी को 2 साल पहले राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से राष्ट्रपति ने अलंकृत किया था। और अभी 5 महीने पहले जिनके निधन पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राष्ट्रीय अखबारों के संपादकों ने अपनी अपनी श्रद्धांजलियों में कहा था कि राष्ट्र ने एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी खो दिया है। भारत रत्न के.डी. मुकांजी राष्ट्र के विकास और प्रगति के एक मजबूत और स्थायी स्तंभ थे। पॉल गौमरा। रामगोपाल सक्सेना ने उस रात बोध के उन जगमग क्षणों में अचानक जोरों से कहा और हॉटलाइन को बंद करते हुए अपनी पत्नी स्नेहलता सक्सेना को नींद से हिलाकर जगा दिया। मेहर जेसिया, जिसकी लॉन्जरी फर्श पर गिरी हुई थी और चेहरे का मेकअप पंचकुइया रोड से आधी कीमत में खरीदे गए सोफे के स्पंजी कुशन से रगड़कर पुछ गया था, अब न मेहर जेसिया रह गई थी और न ठीक ठीक सहारनपुर की गलियों में खेली खाई पली पुसी स्नेहलता। वह अब दोनों के बीच की कोई सररियलिस्ट औरत बन गई थी। पोर्टलर्जिस्ट और एग्जॉस्टिस्ट जैसी हॉलीवुड की फिल्मों की जादू टोना विचक्राफ्ट जानने वाली स्त्री, जो आधी रात नींद से लाल हुई चौड़ी फटी भौंचक आंखों से अपना सिर खुजाती हुई अपने पति को घूर रही थी। क्या है? बड़ी मुश्किल से उस औरत के गले से फटी हुई अर्धनारीश्वर वाली खुरदरी आवाज निकली। पॉल गौमरा। रामगोपाल सक्सेना ने जोरों से दोहराया, पॉल गौमरा। यह क्या है? धीरे बोलो, बच्चे उठ जाएंगे। स्नेहलता सक्सेना की परिचित आवाज चिंतित सी बाहर आई। यह आज इसी पल से मेरा नया नाम है, द ग्रेट लेजेंडरी हिंदी पोएट पॉल गौमरा।
यह कहते हुए राम गोपाल सक्सेना ने अपनी पत्नी को मॉडर्न फर्नीचर वाले सेकंड हैंड सोफे में फिर डुबा लिया और वे राम गोपाल से पॉल गोमरा बनने की प्रक्रिया में जुट गए। इससे लगभग 55 मिनट बाद जब घड़ी की सुइयां 2:10 का वक्त बतला रही थी और सूर्य तथा चंद्रमा की गति तथा स्थिति से न जुड़ने वाले पश्चिमी समय सिद्धांतों के मुताबिक जब पुरानी तारीख की जगह एक नई तारीख 2 घंटे 10 मिनट पहले ही आ चुकी थी, पॉल गोमरा ने अपने जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण फैसला लिया, स्कूटर खरीदने का फैसला। अभी तक पिछले लगभग 22 वर्षों से वे गाजियाबाद के कविनगर मोहल्ले से सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे राज्य परिवहन की बस में किसी तरह धंसकर या अक्सर लटक कर तथाकथित राष्ट्रभाषा के तथाकथित राष्ट्रीय अखबार में सब एडिटर कम प्रूफ रीडर की नौकरी करने दिल्ली के आईटीओ पुल तक पहुंचते थे। लेकिन पिछले 5-7 सालों में सुबह के इस बस में दूध वाले, सब्जी वाले और रोजाना दिल्ली गाजियाबाद के बीच अप डाउन करने वाले बाबुओं, कर्मचारियों, मजदूरों की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि लोग बस के भीतर ही नहीं, दरवाजों, छत, पायदान, पीछे की जाली और डंपर पर भी लटकने लगे थे। दिनों दिन अधेड़ अवस्था से बुढ़ापे की ओर खिसकते हिंदी के असफल, नगण्य और बहिष्कृत कवि पॉल गोमरा की थकान, उम्र, स्मृतियों, चिंताओं और रोगों से भरे बीमार और गरीब शरीर के लिए अब बस की लंबी यात्रा दुस्साध्य होती जा रही थी। स्कूटर खरीदने के निर्णय की पृष्ठभूमि में उनकी काल गणना का भी हाथ था, जिसे अपने जीवन से जोड़कर पॉल गोमरा डर गए थे। गाजियाबाद से आईटीओ पुल तक पहुंचने में उन्हें 2 घंटे लगते थे। इतना ही वक्त उन्हें लौटने में लगता था, यानी प्रत्येक 24 में से 4 घंटे उन्हें राज्य परिवहन के उस बस में ठसाठस अजनबी मानव शरीरों के दबाव, पसीने और वायु विकार की दुसह गंध के बीच गुजारने पड़ते थे। अगर इतवार की छुट्टी को छोड़ दिया जाए तो इस गणना के अनुसार हर सप्ताह वे 24 घंटे यानी एक पूरे दिवस, दिन रात वे उस बस पर सवार गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से गाजियाबाद की सड़क पर आते जाते रहते थे। अगर एक पूरे साल का हिसाब लगाएं तो लगभग 52 दिन यानी 1 महीना और 22 दिन लगातार वो उस बस में होते थे। इस तरह राजधानी दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित उस दफ्तर में नौकरी करने की अब तक की अवधि में वे कुल मिलाकर 3 साल 2 महीने तक बस में गुजार चुके थे। 3 साल और 2 महीने यानी वर्षा, शिशिर, हेमंत, वसंत, शरद और ग्रीष्म की 3-3 समूची संपन्न ऋतुएं, 1144 दिन, प्रातः, विहान, सुबह, दोपहर, अपराह्न, गोधूली, शाम, रात के तमाम पहर, घड़ियां, पल, घंटे, महीने, साल, और यह सिलसिला अभी भविष्य में भी खत्म होने वाला नहीं था। ऊपर से सन 82 के एशियाड के बाद से होने वाला तकनीक, संचार, संप्रेषण और आदमी की समझ में न आने वाला ऐसा अभूतपूर्व परिवर्तन। लोग बाग मारुति, एस्टीम, सिएलो, जैन, सियरा, सुमो, होंडा, कावासाकी, सुजुकी और पता नहीं किन किन गाड़ियों में चलने लगे थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। और पॉल गोमरा को साइकिल तक चलानी नहीं आती थी। वे समाज के आगे आगे कवि प्रेमचंद की तरह मशाल लेकर चलने वाले अगुआ आवागार्द लेखक की बजाय समय के पीछे पीछे किसी तरह रेंगते घिसटने वाले कान खजूरे, गोजरा, केंचुआ या घोंगा बनते जा रहे थे। इस मौजूदा काल की असली नब्ज तकनीक में अंतर्निहित है, और अगर तकनीक के इन असंख्य प्रारूपों में से किसी भी एक प्रारूप को साध लिया जाए, उस पर नियंत्रण तथा प्रभुत्व कायम कर लिया जाए, तो उसकी क्रियाशीलता तथा निर्माण की जेनेसिस को समझ लिया जाए, तो यह तय है कि इस परिवर्तित काल से संवाद बनाया जा सकता है, समकालीन हुआ जा सकता है। नए संज्ञान, नई युक्ति और नई एंटीना के साथ असली अगली सदी में प्रवेश किया जा सकता है। पॉल गोमरा ने सुप्रसिद्ध कवि शमशेर के 2 कविता संग्रहों के शीर्षकों को जोर जोर से इकट्ठा उच्चारित किया। अभी चुका नहीं हूं मैं, काल तुझसे होड़ है मेरी। इस तरह राजधानी दिल्ली के सीमांत उपनगर गाजियाबाद की कविनगर कॉलोनी के LIG फ्लैट अर्थात निम्न आय वर्ग के 2 छोटे छोटे कमरों वाले मकान, जिनमें से एक कमरे को ड्राइंग रूम और दूसरे को बेडरूम कहने का प्रचलन था, नंबर A 122/4 में उस रात लगभग 2:10 पर स्कूटर खरीदने का निर्णय कुछ ही देर पहले रामगोपाल सक्सेना से रूपांतरित होने वाले हिंदी कवि पॉल गोमरा द्वारा लिया गया था। यह रूपांतरण फ्रांस काफ्का की सुप्रसिद्ध कहानी मेटामॉर्फोसिस का विलोम था, क्योंकि यहाँ रामगोपाल सक्सेना नाम का एक अदना सा कॉकरोच पॉल गोमरा जैसा ग्रेट लेजेंडरी हिंदी पोएट में बदला था। एक दिन के अंतराल के बाद सोमवार को दफ्तर पहुंचते ही पॉल गोमरा ने अपने प्रोविडेंट फंड से 5,000 रुपये की राशि निकलवाई और लगभग 3:30 बजे वे करोल बाग के ऑथराइज्ड बजाज ऑटोमोबाइल डीलर के सामने मौजूद थे।
सारी औपचारिकताएं पूरी करने में तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगा और 5:40 पर वे एक नए बजाज चेतक स्कूटर के मालिक बन चुके थे, 428 रुपये की बकाया मासिक किश्तों की अदा करने की शर्त के साथ। चूंकि पॉल गोमरा को स्कूटर चलाना नहीं आता था, इसलिए अगले दिन दोपहर 12 बजे तक डिलीवरी उनके कविनगर के पते पर पहुंचा देने का उनका आग्रह डीलर ने सहानुभूतिपूर्वक मुस्कुराते हुए मान लिया। उस रात पॉल गोमरा ने अपने टीवी सेट पर स्वप्न जैसा विज्ञापन देखा। बस्तर, अबूझमाड़, किरर या मयूरभंज जैसे किसी आदिवासी इलाके में अपने तीर धनुष लेकर निकले हुए आदिवासियों का एक झुंड अचानक जंगल में लोहे का एक अजीबोगरीब जानवर देखता है। वे उस पर अपने जहर बुझे बाण चलाने ही वाले होते हैं कि उन्हीं में से एक युवा आदिवासी जो दुस्साहसी और नई चीज़ों के प्रति आदिम जिज्ञासा से भरपूर है, उन्हें रोककर उस जानवर के पास पहुंचता है और उसे निश्चल पाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसकी पीठ और पुट्ठों पर कूदने लगता है और वह चीखता है, हूं स्वांग सॉन्ग। यह उस लोहे के अजनबी जानवर पर आदिवासियों की जीत है। अब तक की सभ्यता के इतिहास में मनुष्य की असंख्य विजयों की श्रृंखला में एक और नई कड़ी। विजय के उन्माद और खुशी में सारे आदिवासी नाचते और झूमते हैं। तभी धोखे से उस युवा आदिवासी की किसी अनजान हरकत से वह लोहे का जानवर स्टार्ट हो जाता है और अपने ऊपर सवार भय और आश्चर्य से जड़ हो चुके उस युवा आदिवासी को लेकर रफ्तार, आनंद और यात्रा और रहस्य के एक नए नक्षत्र लोक की ओर चला जाता है। अबूझमाड़ या अलीराजपुर के जंगल में आया वह लोहे का जानवर जिसे आदिवासियों ने उस दिन देखा था, किसी कंपनी का स्कूटर था। ठीक इसी बिंदु पर पॉल गोमरा को नींद आ गई और वे स्वप्न में आईटीओ पुल से प्रगति मैदान, कनॉट प्लेस, साउथ एक्सटेंशन, ग्रीन पार्क, पंडारा रोड, मंडी हाउस, औरंगजेब रोड, पृथ्वीराज रोड, इंडिया गेट, नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू की तमाम सड़कों पर स्कूटर चलाते हुए जा रहे थे। विडंबना यह थी कि पॉल गोमरा को लगातार महसूस हो रहा था कि उनके कंधे पर धनुष बाण टंगा है, कमर में इर्द गिर्द भेड़ की खाल लिपटी हुई है, उनका रंग काला, होंठ मोटे, नाक चपटी और बाल घुंघराले हैं और उनकी भाषा में बहुत कम शब्द हैं। जो शब्द हैं भी वे किसी और सभ्यता और समय के शब्द हैं। जब भी वे दिल्ली की किसी इमारत, लड़की या दुकान को देखकर कुछ कहना चाहते हैं, उनके गले से घों घों हा हू, कोई चांग भौंकों सोखो हो निकलता है। अंत में अपनी भाषा की असमर्थता से हार कर वे भारत की राजधानी दिल्ली में दौड़ते अपने स्कूटर के ऊपर नाचने लगते हैं। पॉल गोमरा ने देखा कि शुरू में तो लोग उन्हें कौतूहल और आश्चर्य से देखते रहे, फिर अचानक कुछ औरतें और बच्चे उनसे डरने जैसा लगे। फिर एक के बाद एक धड़ाधड़ दुकानें बंद होने लगी, डिंग डोंग करती दमकल की गाड़ियां और पुलिस की पीसीआर जिप्सियां दौड़ने लगीं। फिर हजारों की तादाद में उनकी और खूनी रंग की रेड लाइन नाम की बसों की फौज दौड़ा दी गई। वे घबराकर स्कूटर के ऊपर से कूद गए। स्कूटर तो स्वप्न की ओर चला गया, लेकिन वे अपने बिस्तर पर पसीने में लथपथ जाग गए। उनका हलक सूख रहा था, प्यास लगी थी। अपनी पति स्नेहलता को आवाज़ देकर उन्होंने पानी मांगना चाहा, लेकिन उनके गले से मुश्किल से घों घों खां खां घोंगा जैसा कुछ निकला। अगले दिन 2:30 बजे दोपहर डीलर ने स्कूटर उनके घर पहुंचा दिया। हल्के हरे रंग का चमकीला, सूरज की किरणों को प्रत्यावर्तित करता हुआ, पेट्रोल और नई पेंट की नशीली ताज़ा गंध में डूबा वह स्कूटर पॉल गोमरा के एलआईजी फ्लैट के ठीक सामने खड़ा था, किसी पालतू, आज्ञाकारी, भोले मूक पशु की तरह। गहरे चमकीले काले रंग की रेगजीन की गद्दीदार सीट, हैंडल पर दाईं ओर लगा हुआ एक गोल आईना, सीट के नीचे और फुटबोर्ड के ऊपर सामान वगैरह रखने के लिए बना हुआ रंगीन जालीदार बकेट। उनकी तीनों संतानें लगातार उस स्कूटर पर चढ़ उतर रही थीं और मम्मी स्नेहलता सक्सेना उन्हें बार बार डांट रही थी। पॉल गोमरा की आंखें उस समय भर आईं जब मंटू के जूते की मिट्टी स्कूटर की सीट पर लग गई और स्नेहलता ने उसे अपने पल्लू से पहुंचा। इस तरह अबूझमाड़ के अज्ञात सघन वन में चलता हुआ वह लोहे का जानवर टीवी के पर्दे से निकलकर उनके स्वप्न में होता हुआ अब गाजियाबाद के कविनगर कॉलोनी के एलआईजी फ्लैट नंबर A122/4 के सामने मौन खड़ा था। पापा, आपको चलाना आता है ना? 8 साल के मंटू ने पूछा। मेरे को तो पापा इसका कलर सबसे जोरदार लगा, बिप्पू ने नाचते हुए कहा। अब इसका किया क्या जाए? यही सवाल बार बार पॉल गोमरा के दिमाग में घूम रहा था। उन्होंने ज़िंदगी में कभी साइकिल तक नहीं चलाई थी। उनके जीवन में मशीन युग की पेट्रोल ईंधन से चलने वाली यह पहली टेक्नोलॉजी थी। इस टेक्नोलॉजी पर स्वामित्व और नियंत्रण के बाद उन्हें राज्य परिवहन की यातनादायक ठसाठस भरी बस से मुक्ति मिल रही थी।
हर रोज उनके सफर के 4 घंटे में से 2 घंटे कम हो रहे थे। साल भर में नौकरी की आवाजाही में 1 महीना 22 दिन बस में फंसे रहने की जगह सिर्फ 26 दिन अब अकेले पुरानी फिल्मों के गीत गाते और अपनी कविताओं की पंक्तियां दोहराते उन्हें स्कूटर की चमकीली काली गद्दीदार सीट पर होना था। पॉल गोमरा ने अपने स्कूटर को गौर से देखा। हरा रंग, बिल्कुल हल्का, जैसे किसी पेड़ के नए नए कोंपल होते हैं, नवजात, सहजात, अकृत्रिम, प्राकृतिक। स्कूटर प्रकृति का ही एक विस्तार है। उसका एक एक पुर्जा, अंग प्रत्यंग जिस धातु का बना है वह लौह अयस्क के रूप में धरती के गर्भ से ही तो निकाला गया होगा। उसमें प्रयुक्त रबड़ केरल के उडुपी जिले या असम के किसी इलाके के रबड़ के पेड़ों से दिन रात रिश्ते रस से निर्मित हुआ होगा। जिस ईंधन से यह स्कूटर अपनी गति हासिल करेगा वह पेट्रोलियम और कुछ नहीं, हजारों साल तक पृथ्वी के गर्भ और अग्नि और नैसर्गिक ऊष्मा से रूपांतरित वनस्पतियों का ही तो एक तरल कार्बनिक प्रारूप है। और इसकी तकनीक जिसके द्वारा इसकी गति नियंत्रित होती है, पहिए घूमते हैं और यह दौड़ता है, उस तकनीक का सार दांती और चरखी की वही यंत्र प्रणाली है जिसका प्रयोग महात्मा गांधी ने चरखे के प्रतीकात्मक रूप में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किया था। इस तरह स्कूटर प्रतीकात्मक रूप से इस नव औपनिवेशिक व भूमंडलीकृत भोक्तावादी बाजारू साम्राज्यवाद का सशक्त प्रतिरोध है। अगर गांधी जी को यह मानने की स्वतंत्रता थी कि इंग्लैंड के विशाल मशीनी उद्योगों के विरुद्ध चरखा एक यंत्र नहीं बल्कि दस्तकारों और बुनकरों या मनुष्यों के हाथ का ही एक नैसर्गिक विस्तार है, तो हिंदी भाषा के फक्कड़ कवि पॉल गोमरा को भी यह मानने का अधिकार था कि आज के युग में स्कूटर दरअसल मनुष्य का पैरों का ही अत्यंत मानवीय विस्तार है। पॉल गोमरा का मानना था कि समय यानी शाश्वत निवर्तमान काल हर यंत्र को मानवीय, नैसर्गिक और मिथकीय रूप देने की क्षमता रखता है। उन्हें पक्का विश्वास था कि मौजूदा समय में जिस तरह साइकिल अब यंत्र नहीं लगता बल्कि होम्योपैथी या नेचुरोपैथी की तरह एक प्राकृतिक उपकरण लगता है, उसी तरह टेक्नोलॉजी की ऐसी प्रगति को देखते हुए स्कूटर के भी आयुर्वेद हो जाने की पूरी संभावना है। लेकिन समस्या तो स्कूटर को चलाने की है। गांधी जी तो कपास की बुनी बनाकर धागे से धड़ाधड़ सूत काट लेते थे, जबकि पॉल गोमरा को तो साइकिल तक चलानी नहीं आती। वे अपने दफ्तर के कुलीग से अपने स्कूटर खरीद लेने का जिक्र करते हुए उनसे आग्रह करते कि वे उन्हें चलाना सिखा दें, लेकिन वे सब किसी फुर्सत का दिन आने तक यह काम मुलतवी करने की बात कहकर कन्नी काट लेते। दिल्ली के लोगों के पास दूसरों के लिए रास्ता बताने का तो वक्त होता नहीं था, अब उन्हें भला स्कूटर कौन सिखाए। उन्हें दिल्ली के एक प्रेस में 3 साल तक प्रूफ रीडर कम सब एडिटर का काम करने वाले धनीराम शर्मा की अभी तक याद थी, जिनके बारे में लोगों के बीच एक किस्सा चलता था। 3 दशकों तक दिल्ली में नौकरी करने के बावजूद धनीराम शर्मा को पता नहीं था कि इस शहर में कनॉट प्लेस, साउथ एक्सटेंशन, ग्रीन पार्क, तालकटोरा और डिफेंस कॉलोनी जैसी जगह भी हैं। उन्होंने न कभी कुतुब मीनार देखा था, न सफदरजंग का मकबरा। संसद और राष्ट्रपति भवन का दर्शन एक बार उन्होंने 14 साल पहले तब किया था जब वे किसी अभिनंदन ग्रंथ का प्रूफ लेकर संसद मार्ग से होते हुए पृथ्वीराज रोड के किसी कोठी बंगले में गए थे। कहते हैं धनीराम शर्मा एक बार किसी बस में सो गए और आंख खुलने पर जब उन्हें बताया गया कि यह शादीपुर डिपो है तो वे जोर जोर से रोए कि मैं किस शहर में आ गया, मेरे पास तो वापसी का टिकट के पैसे भी नहीं हैं। दिन पर दिन गुजरते गए और पॉल गोमरा का स्कूटर उसी जगह ज्यों का त्यों खड़ा रहा जहां डीलर के आदमी ने उसे खड़ा किया था। उस पर बारिश होती, धूल जमा होती, बच्चे उस पर चढ़ते और कूदते, जाड़ों में शीत उसे बर्फ बना देती, ओस की बूंदें उस पर निश्चल गूंगे लोहे के जानवर का चुपचाप रात भर गिरती। एक दिन मंटू ने बताया कि स्कूटर के मडगार में और जहाँ जहाँ उसमें नट बोल्ट लगे हैं और जोड़ हैं वहाँ जंग लग रही है। इस बीच खाड़ी युद्ध हुआ और अपने टीवी सेट पर पॉल गोमरा ने CNN चैनल पर मीर अनीस के अवधि में लिखे हुए मर्सिया का वह भयावह दृश्य देखा जिसमें अरब के रेगिस्तानी भूखंड में 3000 से ज़्यादा मनुष्यों का नरसंहार तेल के कुएं की खातिर किया जा रहा था। सभ्यता नई मिथक गाथाएं भविष्य के लिए गढ़ रही थी। यूरोप एक बार फिर उठकर खड़ा हो रहा था। दुनिया एक ध्रुवी हो गई थी। टीटो, नेहरू, नासिर, कैनेडी जैसे कई नाम किसी पुरानी और विस्मृत गाथा के पात्र लगते थे। दिल्ली में कोई डंकल था जो चला आ रहा था और केंद्र सरकार का वित्त मंत्री 4-5 साल से बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए, बिना जागे और बिना सोचे कर्जों और विदेशी कंपनियों के तमाम अनुबंधों पर धड़ाधड़ दस्तखत करता चला जा रहा था। देश के सभी बैंकों का रुपया निकालकर एक विशाल सूटकेस में भर दिया गया था जो समूचे आकाश पर टंगा था। सूरज भविष्य के साथ उस सूटकेस के पीछे ढक गया था और लोग अंधेरे में एक दूसरे को टटोलते, रास्ता पूछते, गड्ढों और खाइयों में गिर रहे थे।
एक भयावह रेखा थी जिसके नीचे पहले हर 100 में से 36 लोग गिरे हुए थे, अब यह संख्या बढ़कर 42 हो गई थी। पॉल गोमरा ने उस रात एक अजीबोगरीब नज़ारा देखा। वे आधी रात अपने स्कूटर के पास खड़े उसकी त्वचा को अपनी हथेलियों से पोंछ रहे थे, तभी उनकी निगाह ऊपर टंगे हुए सूटकेस की ओर गई। उसका ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ था और इंडिया गेट से एक विशाल सीढ़ी उसकी ओर गई हुई थी। इस पर लोग चींटियों, चूहों और छिपकलियों की तरह रेंग रहे थे। वे उस सूटकेस तक जाते और अपने दांतों में नोटों की गड्डियां दबाकर नीचे कूद जाते। उनकी पीठ पर कागज की छोटी छोटी चिप्पियां चिपकी थीं, जिन पर ग्रामीण विकास, रोजगार, आवास, सड़क, साक्षरता, प्लेग, गरीबी, चेचक, परिवार कल्याण, राहत, भूकंप, पर्यावरण, शौचालय, संस्कृति, एड्स, साहित्य आदि लिखे हुए थे। हर शब्द के अंत में एक अंतःसर्ग था जो हर चिप्पी पर मौजूद था, परियोजना। तभी पॉल गोमरा को चांद दिखाई पड़ा। सूटकेस का ढक्कन खुलने से जो हल्की सी सेंध हो गई थी, उसी में से वह दिखा। वे चौंक गए क्योंकि उसका मुंह टेढ़ा था और इसी क्षण चंद्रमा की मध्यम रोशनी में उन्होंने सीढ़ी पर रेंगते हुए लोगों को देखा। वे स्तब्ध रह गए। इनमें से अधिकांश को वे पहचानते थे। अचानक गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में की पंक्तियां पॉल गोमरा के मस्तिष्क के भीतर गूंजने लगीं। चेहरे वे मेरे जानबूझे से लगते, उनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे, उनके लेख देखे थे, यहाँ तक कि कविताएं पढ़ी थी। भाई वाह, उनमें कई प्रकांड आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमाजी उस्ताद। और तभी उनमें से एक ने पॉल गोमरा को देख लिया और जोरों से चीखा, मारो मारो साले को, ठंडा कर दो एकदम। वह एक राष्ट्रीय पत्रकार था जिसने मैनेजमेंट को फॉरेन गिफ्ट देकर सहायक संपादक की नौकरी पाई थी और जिसने पिछले 3 सालों से कुछ निवारण परियोजना के अंतर्गत काफ़ी कमाई की थी। गोली मार दो, इसने हमें देख लिया है, खत्म कर दो हरामी को। यह नाक से बोलने वाला राजधानी का धर्मनिरपेक्ष कवि था जो लंबे अरसे से एक मंत्री की जेब में बैठा हुआ बादाम खा रहा था और छिलके पॉल गोमरा की रचनाओं और सपनों पर गिरा रहा था। डर के मारे पॉल गोमरा की आंख खुल गई। वे अपने स्कूटर के पास नहीं सोफे पर सोए हुए थे और टीवी पर जी हॉरर शो आ रहा था। उनका माथा तप रहा था और शरीर पसीने से लथपथ था। उन्हें याद आया कि मकान मालिक इस फ्लैट को खाली करने का नोटिस पिछले 5 महीने से दे रहा था। पिछले महीने उसने 2 गुंडे भी भेजे थे। जब स्कूटर को उस जगह खड़े खड़े 6 महीने से ऊपर हो चुके थे, तब जाकर उन्हें राजधानी में एक ऐसा सहृदय मित्र मिला जो अपने व्यस्त, कर्मठ और कीमती समय में से एक पूरा दिन पॉल गोमरा को स्कूटर सिखाने में दान कर देने के लिए तैयार था। पॉल गोमरा उस मित्र की ओर कृतज्ञता से डबडबाई आंखों और भावुकता से सिहरते हृदय के साथ देख रहे थे। इस हृदय विदारक महानगर में भोगल इलाके के एक MIG फ्लैट में उगे उस मानवीय और सज्जन वृक्ष का नाम था प्रोफेसर इकबाल जाफरी, मशहूर नाटककार, अफसाना निगार और सीरियल निर्माता। प्रोफेसर इकबाल जाफरी ने स्कूटर सिखाने की बात खुशी खुशी तत्काल मान ली, बल्कि उन्होंने शिकवा भी किया कि इतने महीने गुजर गए, उन्होंने कभी इत्तला क्यों नहीं दी। बस शर्त उन्होंने एक ही रखी कि शनिवार की शाम को स्कॉच की एक बोतल और जामा मस्जिद के पास के मशहूर होटल करीम से कश्मीरी दमपुख्त स्टू और कोरमा मिट्टी के सौंदे कुल्हड़ में पैक करा के दिल्ली से साथ ले जाया जाए। रात में आमिर खान, मालिनी राजूरकर और सविता देवी का गायन सुनते हुए राग दुर्गा और ठुमरी के बीच खाया पिया जाए और इत्मीनान से इतवार को पूरे दिन स्कूटर चलाना सिखाया जाए। शनिवार की रात संगीत, स्कॉच और कोरमा, कश्मीरी दमपुख्त के साथ दिल्ली में दिनों दिन खत्म होती इंसानियत और देश से गायब होती नैतिकता तथा ज़मीर के बारे में शोक जैसी बातचीत में गुजरी। अगले दिन पॉल गोमरा आधी रात बोतल चढ़ा लेने के बावजूद बिना किसी हैंगओवर के सुबह 5 बजे ही उठ गए। प्रोफेसर जाफरी के तैयार होने और नाश्ता करने के पहले पहले उन्होंने स्कूटर धो पूछ कर नए जैसा चमका डाला। स्कूटर कविनगर के अंबेडकर पब्लिक स्कूल के लंबे चौड़े खेल के मैदान में ले जाया गया। चाबी घुमाकर स्विच ऑन किया गया और तब पॉल गोमरा ने अपने जीवन का स्कूटर का पहला किक लगाया। स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। उन्होंने लगातार किक लगाए किंतु इंजन बेजान ही रहा। वह जुखाम जैसी नाक सुड़क कर खामोश हो जाता था। प्रोफेसर इकबाल जाफरी ने बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए बताया कि इंडियन स्कूटर के साथ यही एक तकनीकी खामी है कि जब तक इसे दाईं ओर घुमाकर लिटा ना दो तब तक स्टार्ट नहीं होता। जबकि अमेरिका के अपने प्रवास काल में उन्होंने ऐसे स्कूटर देखे थे जो ताली या चुटकी बजाने से स्टार्ट हो जाते थे। प्रोफेसर जाफरी ने स्कूटर को दाईं ओर आधा लिटाकर फिर सीधा खड़ा किया और किक लगाने लगे। फिर तो यह सिलसिला जैसे बन गया। स्कूटर को सुलाया जाता, चोक लिया जाता और किक लगाए जाते।
पॉल गोमरा और प्रोफेसर जाफरी थक कर पस्त हो चुके थे। दोनों की धौंकनी बढ़ गई थी, फेफड़े गुब्बारों की तरफ फूल पिचक रहे थे और उन्हें स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश में लगभग 1 घंटा गुजर चुका था। तभी बगल की सड़क पर उन्हें एक ऑटो रिक्शा दिखाई पड़ा। आवाज़ देकर और हाथ हिलाकर उन्होंने ऑटो वाले को बुलाया और फिर उसे अपनी समस्या बताई। ऑटो वाले ने स्कूटर को गौर से देखा और हैंडल की दाईं ओर जहां हॉर्न और हेडलाइट का स्विच था उसको देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, स्कूटर स्टार्ट कैसे होता है साहब? इसका तो इग्निशन लॉक अभी ऑन नहीं है। उसने किक मारी और 1-2 बार पड़ की अप्रिय पटाखेदार आवाज़ निकालने के बाद स्कूटर अपने इंजन के क्रमबद्ध संगीत में आ गया। कितनी साफ, पारदर्शी, कोमल और विनम्र आवाज़ थी। ऑटो वालों ने एक्सीलेटर घुमाया और संगीत जरा देर के लिए द्रुत में आया। पिस्टन, स्पार्क प्लग और साइलेंसर की कुशल संगति। ऑटो वालों ने हंसते हुए स्कूटर का हैंडल प्रोफेसर इकबाल जाफरी को थमा दिया और ऑटो रिक्शा लेकर सीटी बजाता हुआ चला गया। प्रोफेसर इकबाल जाफरी काफ़ी देर तक स्कूटर का हैंडल पकड़े खड़े रहे, जबकि पॉल गोमरा उनसे आग्रह कर रहे थे कि एक बार इस मैदान में वो उसका ट्रायल लेकर देख लें। पॉल गोमरा अपने स्कूटर को एक बार चलते हुए अंबेडकर स्कूल के मैदान की समतल सतह पर बत्तख की तरह तिरते हुए आंख भरकर देखना चाहते थे। पॉल गोमरा ने देखा कि उत्तर की ओर दूर जिधर उनका फ्लैट था, मैदान के उस पार मंटू, नीता और बिप्पू खड़े थे। उत्सुकता के साथ पापा को स्कूटर सीखते हुए देखना चाहते थे और उनके पीछे पल्लू का कोना मुंह में ठूंसते स्नेहलता सक्सेना खड़ी थी। अब वह मेयर जैसिया नहीं थी, उनकी पत्नी थी। लगभग 15 मिनट तक स्टार्ट स्कूटर को ज्यों का त्यों थामे खड़े रहने के बाद प्रोफेसर इकबाल जाफरी ने आखिर यह कबूल कर लिया कि उन्हें स्कूटर चलाना तो खैर आता ही नहीं है, उन्हें यह भी नहीं पता कि इसे बंद कैसे किया जाए। इसके बाद लंबे समय तक स्कूटर पॉल गोमरा के फ्लैट के सामने किसी असिंचित, नाजायज, स्वतः स्फूर्त ढंग से कहीं भी उगाने वाले किसी बनेले पौधे की तरह चुपचाप खड़ा रहा। उसको न किसी ने पूछा, न धूल झाड़ी, न कभी उससे उसकी भूख प्यास दुख दर्द के बारे में पूछा। पॉल गोमरा राज्य परिवहन की बस में 4 रोटी, 2 आलू के 8 टुकड़े और प्याज के प्लास्टिक के चकोर टिफिन में लेकर निकल जाते और रात में लौटते तो इतनी देर हो चुकी होती थी कि अगली सुबह जागने के लिए सोने के अलावा उनके थके हुए दिमाग और शरीर में कोई और बात न आती। बल्कि ऐसे ही किसी क्षण में अचानक पॉल गोमरा को लगा था कि उनकी सारी कविताएं एक थके हुए, पराजित और अप्रासंगिक शरीर की कविताएं हैं। उनका बेटा मंटू जरूर इस बीच कई बार पापा के इस लावारिस पड़े लोहे के जानवर को उत्सुकता और लालच के साथ देखता, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर स्थापित अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूल का पाठ्यक्रम और होमवर्क इतना ज़्यादा था कि स्कूटर चलाना तो दूर, उसे पखाने के लिए भी ठीक से समय निकालना मुश्किल हो जाता था। बाकी दोनों संतानों का भी यही हाल था। अब बच्ची स्नेहलता सक्सेना घर का सारा काम निपटाने के बाद दोपहर में जब वे आस पड़ोस की औरतों के साथ अफवाहें सुनने बांटने का खेल खेलती, तब अक्सर उनकी निगाहें उस स्कूटर पर जा पड़ती। उसके इस तरह निठल्ला खड़े रहने में उन्हें कई तरह के अप्रिय सवालों का सामना करना पड़ता। मसलन यही कि क्या आपके पति आजकल दफ्तर नहीं जाते, बीमार हैं, ये स्कूटर पे है किसका, जब चलाना ही नहीं आता तो पैसा फूकने की क्या ज़रूरत थी, वगैरह वगैरह। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने पति पॉल गोमरा से कहा कि अगर इसे चलाना नहीं है तो हम हर महीने मुफ्त में इसकी किस्त क्यों दें। ये लोहे का खंकाड़ तो एक तरह से हमारे सिर पर ही पड़ गया है। वो 5,000 प्रोविडेंट फंड वाले और अब तक की सारी किस्तें जोड़ लें तो दिल्ली के जमुना पार या उधर रोहिणी साइड में अच्छा खासा फ्लैट मिल जाता। फिर न तो इस जंजाल स्कूटर की ज़रूरत रहती, न मोहल्ले की आलतू फालतू औरतें इस तरह बतंगड़े बनाती। उन्होंने अपने पति से कहा क्यों ना इसे भुवनेश्वर को दे दिया जाए। वो कई बार कह भी चुका है, वो अपना इसे चलाता रहेगा और किस्तें भरता रहेगा, जब आपको चलाना आ जाएगा तो वापस ले लेंगे। भुवनेश्वर स्नेहलता सक्सेना का छोटा भाई यानी पॉल गोमरा का साला था और मेरठ में टीवी रिपेयरिंग एवं ग्लास वर्क्स वगैरह अगड़म सगड़म सी उसकी एक संदिग्ध सी दुकान थी। नहीं, पॉल गोमरा ने अपनी आवाज़ में सारी दृढ़ता और निर्णायकता भरकर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कारण एक तो यह कि वे अपने साले भुवनेश्वर को सिर से पैर तक बुरी तरह नापसंद करते थे और दूसरा यह कि जैसा अपरिभाषित और संदिग्ध सा उसका धंधा था, उसमें एक तो पैसे डूब जाने का खतरा था और दूसरा यह कि 2-4 महीने में एक नए बजाज चेतक को यहाँ वहाँ ठोक ठाक कर कबाड़ बनाकर वह दोबारा उनके सिर पर पटक सकता था। दफ्तर में और दिल्ली के उनके परिचितों के बीच अब स्कूटर जैसे अत्यंत नगण्य, असांस्कृतिक, असामाजिक और अगंभीर विषय की कोई बात नहीं होती थी, जबकि पॉल गोमरा की चेतना में वह हल्के हरे रंग का बजाज चेतक लगातार मौजूद रहा था। पॉल गोमरा अपने अखबार के लिए किसी महत्वपूर्ण घटना पर लिखे गए किसी धुरंधर लिखाड़ के चटपटे लेख का संपादन कर रहे होते तो अचानक उस लेख की पंक्तियों के बीच या किसी शब्द के अर्थ के भीतर
वह चुपचाप खड़ा दिखाई दे जाता। वे कविताएं लिखते तो बीच में वह आ जाता और उनके शरीर से सटकर खड़ा हो जाता। उसकी धड़कनें तक उन्हें सुनाई देती। वे विचलित हो जाते और कविताएं अधूरी रह जाती। चारों ओर परिवर्तन की रफ्तार बहुत तेज थी। दिल्ली कैलेडोस्कोप बन चुकी थी। लाखों प्रकार के साबुन, हजारों टूथपेस्ट, करोड़ों घड़ियां, हजारों कारें, जांघिए, क्रीम, ब्रेजरी, डिल्डो, सैनिटरी नैपकिन्स, सीडी, राइफलें, रिमोट, कॉस्मेटिक्स, लग्जरी कंडोम, ट्रैंक्विलाइजर्स, टेलीफोन, फैक्स, मसाज सेंटर्स, जिम्स। सरकारें बनती और गिर जाती। कोई प्रधानमंत्री बनता, फिर या तो गिरा दिया जाता या मार दिया जाता। लोगों की स्मृति उस कैसेट की तरह थी जिसमें हर रोज नई छवियां और नई आवाज़ें टेप की जाती और रात में उन्हें पहुंच दिया जाता। सुबह वे सब के सब स्मृतिहीन होकर उठते। उन्हें पिछला कुछ याद ही नहीं रहता था। खुद पॉल गोमरा की स्मृति भी दगा देने लगती। हालांकि वे उसे बचाए रखने के कठिन संघर्ष में जूझते रहते। अपनी स्मृति को बचाए रखने के लिए उन्होंने एक विलक्षण तरीके का आविष्कार किया था। जब वे सब भूलने लगते तो अपनी आंख की पुतलियों को अपनी नाक की नोक यानी नासिकाग्र पर केंद्रित करके दिल्ली के एक संग्रहालय में रखे सफेद रंग के एक दुशाले पर अपना समूचा ध्यान संकेंद्रित कर देते। यह एक जटिल और श्रम साध्य प्रक्रिया थी। कुछ देर के बाद उनकी स्मृति में हल्का सा उजाला होने लगता और एक सस्ती सी चप्पल और कमानीदार ऐनक की बगल में रखा हुआ दुशाला उनके सामने उभरने लगता। तब वे और कठिन प्रयत्न करते और फिर धीरे धीरे उनकी चेतना की आंतरिक आंखों के सामने उस दिशाले पर लगे खून के धब्बे दिखाई देने लगते, जिन्हें और समय और परिवर्तन ने काला कर डाला था। वे धब्बे सन 1948 ईस्वी में हुए एक हत्या के धब्बे थे। पॉल गोमरा को याद आ जाता कि पिछले 5 सालों में हिंदी भाषा के उनके जैसे ही लगभग 1.5-2 दर्जन कवियों, लेखकों ने कीटाणुनाशक द्रव्य पीकर सीलिंग के हुक से रस्सी में फंदा लगाकर आत्महत्याएं कर डाली। कुछ को अज्ञात लोगों ने मार डाला था। पॉल गोमरा को लगता था कि बड़ी बड़ी संस्थाओं, उद्योग समूहों, सरकारी विभागों ने सब कुछ अधिग्रहित कर लिया है और अब उनके जैसे कवि के सामने फ्लिट पीने या गले में फंदा लगाने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चांदनी चौक की एक संकरी गली में पॉल गोमरा ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि दिल्ली के एक बहुत बड़े कवि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का मकान था, जिसे कोयला गोदाम में बदल दिया गया था। और उन्होंने सुना था कि लखनऊ के पास दिल्ली के एक दूसरे कवि मीर ताकी मीर की कब्र थी, जिसके ठीक बगल में लोहे की पटरियां बिछा दी गई थी, जिन पर दिन रात 24 घंटे माल और मुसाफिरों की ढोने वाली रेलगाड़ियां धड़धड़ाती हुई दौड़ती रहती थी। उस कब्र के एक टूटे फूटे पत्थर पर लिखा था, सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। देखते ही देखते गाजियाबाद अमेरिका के लॉस एंजलिस के बाद दुनिया का दूसरे नंबर का अपराधों का सबसे बड़ा शहर बन गया था। यहाँ प्रति घंटे अपहरण, लूट, फिरौती, बलात्कार और हत्या की दरें लॉस एंजलिस के बाद संसार में सबसे ज़्यादा हो गई थी। और भारत की राजधानी नई दिल्ली, जो तमाम परिवर्तनों की नर्व सेंटर या स्नायु केंद्र थी, वहाँ की घटनाएं किसी तीसरे दर्जे के लुगदी उपन्यास या सत्य कथाएं, मार्का सड़क छाप पत्रिकाओं के किस्सों से अलग नहीं थी। हर रोज़ वहाँ 1.5 साल से 9 साल तक की उम्र की बच्चों के साथ बलात्कार और गला घोटने की खबरें उस अखबार के दफ्तर तक पहुँची थी जिसमें पॉल गोमरा काम करते थे। जो खबरें नहीं पहुँचती होंगी उनकी संख्या के बारे में सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता था। और सचिवालय, जहाँ भारतीय प्रशासन के सबसे शक्तिशाली और निर्णायक नौकरशाह यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के चुनिंदा अधिकारियों के चेंबर्स थे, उनके डेटा, आंकड़े और तथ्य काफ्का के दुस्वप्नों की जैसी कहानियों से मिलते जुलते थे। वहाँ एक सचिव ऐसा था जो अपनी 8 साल की बेटी के साथ किसी होटल के रूम में अपने साथियों के साथ अप्राकृतिक मैथुन कर रहा था। दूसरा अपने विभाग के अधीन मिलने वाले सारे पुरस्कारों, अनुदानों और पदवियों को अपनी जेबों में भर रहा था। तीसरा एक कुख्यात तस्कर और कॉलोनाइजर को किसी प्राइम एरिया का फर्जी अधिग्रहण पत्र देकर दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाके में अपना शानदार बंगला बनवा रहा था। चौथा मिसाइल और परमाणु ईंधन की राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत गोपनीय जानकारी शत्रु देश को खुफिया एजेंसी को बेच रहा था। पांचवा अपनी माथत के नितंबों की चिकोटी काट रहा था। छठा अपने भाई, नाते, रिश्तेदारों और चापलूसों को धड़ाधड़ नौकरियां, फेलोशिप और किताब बांट रहा था। और इन सब की तरक्की हो रही थी और लोकतांत्रिक राज्य का चौथा पाया इस भ्रष्ट और आपराधिक इमारत को मजबूती के साथ थामे हुए था। कहीं से भी विरोध या आलोचना की ची चपड़ नहीं थी। किसी भी तरह के विरोध को यूरोप के समाजवाद की तरह पिछड़ा हुआ अप्रासंगिक हैंगओवर मान लिया गया था। इलाहाबाद, बनारस, हाथरस या बरेली, मथुरा जैसे किसी शहर से नई दिल्ली आया हुआ एक पंडा बौद्रीला, देरीदा, फूको, बात जैसे शब्दों का मंत्रोच्चार करता हुआ हर अखबार और पत्रिकाओं के पन्ने पर हर रोज दंड बैठक लगाता हुआ चीख रहा था, सुनो सुनो सुनो, इतिहास का अब अंत हो गया है। अब इस नई सभ्यता के केंद्र में मनुष्य नहीं, व्यवस्था और सत्ता है, यानी सिस्टम एंड पावर। मनुष्य तो अब सिर्फ पर्यावरण का हिस्सा है।
सत्ता और बाजार, पूंजी और व्यापार की सेवा ही अब शब्दों और भाषा का धर्म है। अब कहीं कोई यथार्थ नहीं है, चारों ओर सिर्फ सूचनाएं हैं। मुजफ्फरनगर में गेहूं के खेतों में 2 अक्टूबर 1994 को जिन 25 उत्तराखंडी महिलाओं का भारतवर्ष की पुलिस ने खदेड़ खदेड़ कर रेप किया, वह सिर्फ एक सूचना है। फिलीपीन के शहर मनीला में दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में रहने वाली लड़की सुष्मिता सेन के मिस यूनिवर्स चुने जाने की सूचना के मुकाबले ये एक निहायत फटीचर सूचना है, क्योंकि भारत अब भूमंडलीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय अर्थतंत्र का एक उभरता हुआ खुला माल गोदाम और विशाल उपभोक्ता बाजार बन गया है। मुजफ्फरनगर की सूचना से इस माल गोदाम की जो औरत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भिंडी, ककड़ी, आलू या मूली साबित हो रही थी, मनीला की सूचना ने उसे सोना, अफीम या यूरेनियम जैसा कीमती और महंगा बना दिया है। और 2 अक्टूबर की तारीख अब कोई भी प्रतीक बनने की पुरानी क्षमता खो चुकी है, क्योंकि ईश्वर अब मर चुका है। दिल्ली के अत्यंत उपेक्षित, नगण्य और स्कूटर तक चला न पाने वाले पॉल गोमरा को लगता कि वे किसी कब्र के भीतर सो रहे हैं और उनके मस्तिष्क के ठीक ऊपर लोहे की पटरियां बिछा दी गई हैं, जिन पर शताब्दी मेल धड़धड़ाते हुए दौड़ती जा रही है, एक के बाद एक डिब्बे अंतहीन धड़ 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 धड़। इस बीच पॉल गोमरा की पहचान राजीव मेनन से हो गई। वह कोचीन के निकट के कस्बे उदयमपेरूर का रहने वाला था और राज्य परिवहन की उसी बस में रोजाना गाजियाबाद से दिल्ली आता था। वह आईटीओ पुल के पास ही मयूर भवन में पेस्टिसाइड्स की एक कंपनी में अकाउंट का काम करता था। काले कलूटे, दुबले पतले, दाढ़ी वाले हंसमुख राजीव मेनन ने पॉल गोमरा का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि बस से जाने की जगह वे अब स्कूटर से ही दफ्तर आए जाया करेंगे। स्कूटर चलाएगा राजीव मेनन और पिछली सीट पर बैठे होंगे उसके स्वामी हिंदी कवि पॉल गोमरा। इस तरह शोफर ड्रिवन बजाज चेतक के द्वारा कवि पॉल गोमरा अब हर रोज गाजियाबाद से दिल्ली के अपने दफ्तर आने जाने लगे। लेकिन एक समस्या यहाँ भी थी। उनकी ड्यूटी 3 बजे दोपहर खत्म हो जाती थी, जबकि राजीव मेनन पेस्टिसाइड के जिस प्राइवेट दफ्तर में काम करता था वहाँ रोजाना 7-8 बजना तो मामूली बात थी। महीने में 2-4 बार ज़्यादा काम होने पर 10-11 भी बज जाते। यानी अपनी ड्यूटी से फारिग होकर पॉल गोमरा अमूमन 3-4 घंटे रोजाना राजीव मेनन के इंतजार में बैठे रहते। इसका मतलब यह है कि स्कूटर खरीदने के पीछे उनकी जिस काल गणना का तर्क था वह बेकार हो चुका था। इंतजार का यह समय बिल्कुल खाली समय होता। दिल्ली एक ऐसा शहर था जहाँ लोग सिर्फ काम पड़ने पर ही मिलते थे। यूँ ही मिल लेने में लोगों के मन में उस व्यक्ति के प्रति धारणाएं खराब हो जाती थी। इसलिए धीरे धीरे दिल्ली के परिचितों के बीच पॉल गोमरा की छवि बिगड़ने लगी। वे किसी मस्खरे और निठल्ले या अनुपयोगी चिपकू के रूप में प्रसिद्ध होने लगे। लोग उनके व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं की ओर से आंखें फेर लेते। कैसी विडंबना थी। बचपन से ही पॉल गोमरा ने कुछ और नहीं, सिर्फ कवि बनना चाहा था। एक बिल्कुल निरापद, खाली और निर्जन क्षेत्र। स्कूली कॉपियों में कविताएं लिखने पर उन्हें डांट खानी पड़ती थी। कोई नया नया शब्द उन्हें अपने जादू और नशे में इतना बांध लेता कि वे लगातार उसे बड़बड़ाते या दीवारों पर लिखते और घूरते। वे तुलसी, कबीर, नेरुदा या मीर जैसा कवि होना चाहते थे। वैसी ही भाषा, उसी तरह के शब्द और हृदय के भीतर तक उतर जाने वाली वैसी ही करुणा के कवि। और इस नए यथार्थ ने उनसे वह स्वप्न भी छीन लिया था। वे कुछ नहीं रह गए थे, न कवि, न नागरिक, न शायद ठीक ठाक से मनुष्य ही। इस दौरान राजीव मेनन की प्रतीक्षा के खाली समय को उन्होंने कविताएं लिख लिख कर भरा। उनके झोले में रखी डायरियों और रफ कागजों में सैकड़ों आधी पूरी कविताएं लिखी होती। अक्सर कुछ कागजों को समेटना वे भूल जाते और वे हवा में इधर उधर कहीं उड़ जाते। आईटीओ पुल के पास जब बस स्टॉप पर लिखे पाए एक कागज पर उनकी ये अधूरी कविता लिखी हुई थी। मैं नहीं बन सकता सीवेज पाइप, अपने भीतर से नहीं गुजर जाने दूंगा मैं ये सारा कीचड़, इस बूढ़ी सदी की विष्ठा। इतना पोपला अभी भी नहीं हुआ हूं मैं, मेरा मुंह कि हर आती जाती हवा उसमें से सीटी बजा जाए। और एक कागज पर लिखा था, खा 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 खा, खा खी 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 खा, खू खू खा खा खू खू खा खा, खी 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 खं खा खं कह कह। ऐसी कई और भी आधी अधूरी कविताएं थीं जो आईटीओ पुल के आसपास यहाँ वहाँ उड़ते कागजों पर लिखी हुई मिल जाती थीं। इनमें अराजकता थी, फ्रस्ट्रेशन और कुंठाएं थीं, उन्माद था, पागलपन के लक्षण थे, या किसी गहरी लेकिन लाचार घृणा और निर्विकल्प अनुर्वर और बांझ क्रोध की अभिव्यक्ति थी। यह करना मुश्किल है। वैसे भी अब जो कुछ बचा है वह उपसंहार जैसा ही है। तो हुआ यह कि 4 महीने पहले एक दिन पॉल गोमरा को एक आयोजन में शामिल होने का एक इन्विटेशन कार्ड मिला। किसी मंत्रालय के सचिव स्तर के एक प्रशासनिक अधिकारी को एक साथ पद्मश्री, साहित्य विभूषण, वेद व्यास सम्मान तथा जापानी सहयोग से भारतीय कार बनाने वाली मोकांजी कंपनी की ओर से 10 लाख रुपए का सृजन पुरस्कार मिल रहा था।
जिस तारीख को यह कार्यक्रम रखा गया था उसी दिन वह सचिव अपनी उम्र के 50वें घटनापूर्ण वर्ष में प्रवेश कर रहा था, इसलिए इस कार्यक्रम को नाम दिया गया था अनहद अर्धशती। इस उपलक्ष्य में मंत्रालय के अधीन आने वाली समस्त संस्थाओं अकादमियों ने अपनी अपनी पत्रिकाओं के अर्धशती विशेषांक छाप रखे थे, जिनका विमोचन भी उसी दिन होना था। कार्यस्थल था दक्षिणी दिल्ली का इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। राजीव मेनन से जब पॉल गौमरा ने उस रात उस कार्यक्रम में चलने के लिए कहा तो उसने उन्हें मना कर दिया। राजीव मेनन ने कहा, लिसन पॉल, ये प्रोग्राम तुम्हारे जाने का नहीं है। इतने दिनों से तुम्हारे साथ रहकर हम तुम्हारा नेचर समझ गया है। तुम्हारी दुनिया अलग है, उन लोगों का अलग है। दे आर पावरफुल मनीड पीपल, यू आर अ पुअर सिंपल वीक हिंदी पोएट, डोंट गो देयर। लेकिन पॉल गौमरा ने उल्टे राजीव मेनन पर संदेह करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने पहली बार तुमसे अपने किसी काम के लिए रुकने को कहा है और तुम इसमें भी बहाना बना रहे हो, जबकि तुम्हारे लिए मैं हर रोज़ एवरेज 3-4 घंटे खाली बैठा रहता हूँ। जहाँ तुम्हारा मन आता है तुम मेरा स्कूटर ले जाते हो, मैंने कभी मना नहीं किया, वगैरह वगैरह। बहरहाल उस रात उस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ इसका पूरा ब्यौरा हासिल कर पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि एक तो ऐसे कार्यक्रमों में जो लोग सम्मिलित होते हैं उन तक पहुंचना और उनसे मिलना मुश्किल होता है। फिर पूछताछ के मामले में अक्सर वे चुप ही रहते हैं। वे लोग इतने व्यस्त, सम्मानित और संभ्रांत होते हैं कि उनसे स्कूटर दुर्घटना जैसी किसी मामले के बारे में पूछना उचित भी नहीं लगता। उस कार्यक्रम का समाचार अगली सुबह दिल्ली के सभी अखबारों में प्रकाशित हुआ, जिससे पता चलता है कि कार्यक्रम काफ़ी सफल और भव्य रहा। इसमें केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, राज्य गृह मंत्री, मोकांजी इंडस्ट्रियल ग्रुप के श्री DL मोकांजी, दुबई का अमीर खालिल उर्फ तुर्फानी, कई अप्रवासी भारतीय उद्यमी, सूचना संचार मंत्री, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियां, कथक, ओडिसी आदि की कुछ नर्तकियां, दिल्ली के लगभग समस्त साहित्यकार, कवि, आलोचक और पत्रकार उपस्थित थे। यह समाचार बहादुर शाह जफर मार्ग के उस राष्ट्रीय दैनिक के सांस्कृतिक पृष्ठ पर भी प्रमुखता से छपा था, जिसमें पॉल गौमरा नौकरी करते थे और अपनी लगभग 23-24 साल की नौकरी की अवधि में पहली बार बिना पूर्व सूचना के दिए अगले दिन दफ्तर नहीं पहुंच पाए थे। इस आयोजन में राजधानी के शीर्षस्थ आलोचकों और संपादकों ने पद्मश्री सचिव की तुलना होमर, गालिब और कबीर से की थी। साहित्य अकादमी के सचिव ने पद्मश्री सचिव को ऑक्टेवियो पाज और पाब्लो नेरूदा जैसे ऐसे कवियों के समकक्ष घोषित किया था, जो उत्तरदायित्वपूर्ण ऊंची प्रशासनिक सेवाओं में रहते हुए भी अपनी रचनात्मक संवेदना और सृजनशील कल्पना को अक्षुण्ण बनाए रख सके। सुप्रसिद्ध प्रगतिशील आलोचक डॉक्टर लोकनाथ त्रिवेदी ने सचिव की रचनाओं में अंतर्व्याप्त आध्यात्म को कबीर, रैदास और तुकाराम की विद्रोही चेतना की परंपरा का नया सोपान सिद्ध करते हुए कहा था कि पद्मश्री सचिव की कविताएं हिंदी की प्रगतिशील कविता की अनमोल धरोहर हैं। मानव संसाधन मंत्री ने कहा था कि सचिव का समूचा जीवन ही एक जीवंत काव्यात्मक सर्जना है। उन्होंने घोषणा की कि सचिव की प्रतिभा के उचित मूल्यांकन और सम्मान के लिए वे पूरा प्रयत्न करेंगे कि नोबल तथा गोल्डन बुकर जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों में हिंदी की रचनाएं भी अनुशंसित होकर शामिल हों। मोकांजी इंडस्ट्रियल ग्रुप के वर्तमान अध्यक्ष DL मोकांजी ने 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट सचिव को देते हुए घोषणा की थी कि चंपारण के गरीब निलहे किसानों की खिदमत के साथ उनके उद्योग समूह ने 150 साल पहले जिस परंपरा की शुरुआत की थी उसे वे आगे बढ़ाएंगे और अब भारतीय संस्कृति की महान परंपराओं के संवर्धन और विकास में अपना योगदान देंगे। हिंदी के अत्यंत उत्कृष्ट माने जाने वाले कवि शुक्ल बंधुओं ने इस अवसर पर अपनी अपनी कविताओं का पाठ भी किया। मुख्य घटना का पूर्वांश इसी दौरान घटित हुआ था। हिंदी कवि पॉल गौमरा जरूरत से ज़्यादा शराब पी गए थे और नशे में धुत होकर जोर जोर से अंटशंट बोलने लग गए थे। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा आयोवा की अंतर्राष्ट्रीय कविता कार्यशाला में शामिल होकर हाल ही में लौटने वाले कवि मधुर नागपाल ने बताया था कि बड़ी देर तक तो पॉल गौमरा स्कूटर पर ही भाषण देते रहे। वे बहक गए थे और कह रहे थे कि स्कूटर एक चरखा है जिससे सूत काटकर अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खत्म किया जा सकता है। लोगों ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की तो वे दिल्ली की ओर गरियाने लगे। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर DR वाचस्पति के अनुसार पॉल गौमरा ने कहा था कि मैं मेवातियों, बंजारों, पिंडारियों, कबाइलियों और जे कॉलोनी वालों के जत्थे बनाकर बाजीराव, पेशवा, शेरशाह सूरी की तरह चारों ओर से धावा बोलूंगा। वह आज़ाद हिंद फौज बनाकर बर्मा भाग जाने की बात भी कर रहा था। श्री यशवंत नारायण सिन्हा ने, जो भारतीय पुलिस प्रशासन में उप अधीक्षक थे और सुप्रसिद्ध कथाकार थे, हंसते हुए बताया था कि भाई वो शख्स तो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। उसने कहा था कि मैं दिल्ली की सारी सप्लाई लाइनें काट दूंगा। बाहर से यहाँ न दूध आएगा, न मक्खन, न सब्जी, न पानी। बिजली गुल हो जाएगी, AC बंद हो जाएगा तो ये सारे के सारे लोग विलायत भाग जाएंगे। मैं तो खैनी फंकियाकर लाल किले के मैदान में सो जाऊंगा।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान के एक क्यूरेटर डॉक्टर एस.आर. सिद्दीकी का कहना था कि पॉल गोमरा कह रहा था कि मोहनजोदाड़ो नेस्तनाबूत हो गया, लेकिन उसके आसपास के गांव खत्म नहीं हुए, वो आज भी हैं। जाओ दीदे फाड़ के देख लो, डायनासोर गायब हो जाता है, चींटी बची रहती है। हरामजादों, दिल्ली फना हो जाएगी, गुड़गांव रह जाएगा। कई पत्रकारों ने बताया था कि पॉल गोमरा ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उल्टियां की थी और कहा था कि दिल्ली मेरे देश को तोड़ रही है। वे अराजकता, गुंडागर्दी, तोड़फोड़ और पागलपन पर उतर आए थे। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जो भी हुआ, यह सच है कि उस समारोह में जितने भी गणमान्य लोग सम्मिलित थे, किसी ने भी पॉल गोमरा के समर्थन या सहानुभूति में एक शब्द भी नहीं कहा था, बल्कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर विधाता सिंह गढ़वाल ने, जो अब संत रैदास स्मारक संस्थान के अध्यक्ष भी थे, कहा था कि वह तो मोचियों, भंगियों और धोबियों जैसी फूहड़ हरकतें कर रहा था। ऐसे चिरकुट कुर्मियों को तो ऐसे आयोजनों में बुलाना ही नहीं चाहिए। उसने तो ससुर हिंदी की नाक ही कटवा दी। वैसे काफ़ी कुछ तथ्यात्मक जानकारी राजीव मेनन से मिल सकती थी, जो उस रात पॉल गोमरा के साथ उस कार्यक्रम में लगातार मौजूद था और स्कूटर चलाता हुआ उन्हें वापस गाजियाबाद उनके घर पहुंचा रहा था। लेकिन राजीव मेनन की मृत्यु हो चुकी थी। संक्षेप में, अगर थोड़ी कल्पना, अटकल और फैंटेसी का सहारा लिया जाए तो बाद की घटना कुछ इस प्रकार बनती है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उस रात जब पॉल गोमरा ने उधम मचाया और सिविल ड्रेस अर्थात सादी वर्दी में मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें गर्दन से पकड़कर कुहनी से प्रशिक्षित चोट पहुंचाते हुए जब उन्हें गेट से बाहर निकाला और जब राजीव मेनन के साथ अपने स्कूटर की पिछली सीट पर बैठकर वे गाजियाबाद के लिए रवाना हुए, तो वे बहुत सामान्य मानसिक अवस्था में नहीं थे। सादी वर्दी वालियों ने प्रशिक्षित कहानियों और घूसों से जो चोट उन्हें पहुंचाई थी, नशे के बावजूद उनका दर्द वे महसूस कर रहे थे। दारू जरूर उन्होंने बेतहाशा चढ़ा ली थी और वे पिछली सीट पर बैठे बैठे जोर जोर से बक रहे थे, साला लॉर्ड क्लाइव प्लासी की लड़ाई जीत गया तो सोचता सारा हिंदुस्तान जीत लूंगा। सुनो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंटों, दलालों, सुनो फिरंगियों के ICS अफसरों, ये हिंदी तो मोचियों, जुलाहों, नाइयों, धोबियों, फकीरों और साधुओं की ही भाषा है। ये रेखता तुम्हारी जबान नहीं है प्यारे। राजीव मेनन को भी इस घटना के बाद से लगातार कोचीन का अपना कस्बा उदयम पेरूर याद आ रहा था। समुद्र का बैकवाटर, नारियल, आम, कटहल, ताड़, खजूर के पेड़, काजू, इलायची, काली मिर्च, तोड़ी और मछलियों की महक। उसे कानपुर का समुद्री तट या पश्चिमी घाट की धराशार वर्षा की स्मृति हो आई थी और वह मस्ती में 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूटर सड़क के बीचों बीच भगाने लगा था। उस रात मौसम बहुत अच्छा हो गया था, हल्की बूंदाबांदी के आसार थे, हवा में भारीपन, ठंडक और नमी थी, ऐसी नमी और ठंडक जो मनुष्य की त्वचा में अपने स्पर्श से उमंग और आनंद भरने लगती है। पॉल गोमरा स्कूटर की पिछली सीट पर बैठे बैठे अल्लामा इकबाल का गीत गाने लगे होंगे। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है सदियों। बस इन्हीं पंक्तियों के आसपास वह एक्सीडेंट हुआ होगा जिसमें राजीव मेनन की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और पॉल गोमरा अगली सुबह तक, जब तक उन्हें दिल्ली पुलिस की PCR जिप्सी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करा दिया होगा, तब तक वहीं बेहोश पड़े रहे होंगे। एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसके बारे में कई अटकलें हो सकती हैं। दिल्ली उत्तर प्रदेश के सीमांत पुलिस चेकपोस्ट के रजिस्टर को देखने से पता चला, उस समय आसपास दर्जनों ट्रक, कारें और इन गाड़ियां वहां से क्रॉस हुई थी। इन्हीं में से किसी एक गाड़ी ने पॉल गोमरा के स्कूटर को टक्कर मारी होगी। दुर्घटना रात 11:30 और 1 के बीच किसी समय हुई थी। इन 1.5 घंटों के दौरान दिल्ली UP बॉर्डर चेक पोस्ट के रजिस्टर में 22 ट्रक, 8 टेम्पो, 6 मारुति वैन, 5 प्राइवेट तथा 2 राज्य परिवहन की बसें, 16 मारुति कार, 2 टाटा सियरा, 3 फिएट की एंट्री हैं। स्कूटर और मोटरसाइकिलों की संख्या अलग से होगी। लेकिन इन्हीं 1.5 घंटों के भीतर 8 कारों के साथ एक VIP एस्कॉर्ट के भी गुजरने की बात दर्ज है। यह VIP काफिला उत्तर प्रदेश के दलित सरकार के एक मंत्री का था। यह दलित सरकार सवर्णों और सांप्रदायिकों के समर्थन में सत्तासीन हुई थी। जिस मंत्री का वह VIP एस्कॉर्ट था, उसका पिछला रिकॉर्ड आपराधिक था और वह घोषित हिस्ट्री शीटर था। मंत्री बनने से पहले तक उसके फोटोग्राफ पुलिस थानों में टंगे रहते थे। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित पद्मश्री सचिव के सम्मान समारोह में वह मंत्री भी उपस्थित था या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। संभव है एक्सीडेंट तेज रफ्तार के इसी VIP काफिले के साथ हुई हो। जिस तरह पॉल गोमरा उन्माद, अराजकता और नशे की हालत में थे, इकबाल का सारे जहां से अच्छा गा रहे थे, उसमें बिल्कुल मुमकिन था कि दोनों लोगों ने दूर तक और देर तक उन VIP गाड़ियों को साइड न दी हो, सड़क के बीचों बीच स्कूटर चलाते रहे हों, सिक्योरिटी कमांडों से पंगा ले लिया हो और ये एक्सीडेंट जानबूझकर करा दिया गया हो। जो भी हुआ हो, गाजियाबाद के कविनगर कॉलोनी का LIG फ्लैट नंबर A122/4 अब खाली है और पिछले सप्ताह उसके ऊपर गिल एंड ग्रोवर प्रॉपर्टी डीलर्स का बोर्ड लटका है।
हिंदी कवि पॉल गौमरा की पत्नी स्नेहलता सक्सेना, जो एक रात कुछ घंटों के लिए मेहर जैसी बनी थी, अपने बेटे मंटू, बिप्पू और बेटी नीना के साथ सहारनपुर अपने मायके चली गईं, या कहीं और कोई नहीं जानता। आप सबने इतनी बोझिल, बेकार और उबाऊ सी कहानी पढ़ी। ऐसा धैर्य इस जमाने में मुश्किल है। अब आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर पॉल गौमरा का क्या हुआ। तो बहुत भाग दौड़, पूछताछ और छानबीन करने पर जो थोड़ी बहुत सूचनाएं हासिल हो पाई वे प्रस्तुत हैं। पॉल गौमरा को अस्पताल के तीसरे दिन ही छुट्टी कर दी गई थी। उनके सिर में मामूली चोट थी, 8 टांके लगे थे, लेकिन डॉक्टरों ने बाकी ट्रीटमेंट के लिए उन्हें ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के न्यूरोलॉजी विभाग को रेफर कर दिया था, क्योंकि कैट स्कैनिंग से पता चला था कि उनके दिमाग की ओर जाने वाली एक नस में क्लॉटिंग है। लेकिन ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के न्यूरोलॉजी विभाग में हिंदी कवि पॉल गौमरा के पहुंचने की कोई सूचना नहीं थी। संभवतः वे या तो वहाँ गए ही नहीं, या फिर उन्हें वहाँ से भगा दिया गया होगा। वैसे भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में हर कोई जानता है कि वहाँ वीआईपी लोगों, ऊंचे अफसरों और साख रसूख वालों का ही इलाज होता है। वहाँ से तो मुंशी प्रेमचंद के बाद हिंदी भाषा के दूसरे सबसे बड़े उपन्यासकार जैनेंद्र को भी भगा दिया गया था। दिल्ली के कवि साहित्यकार पॉल गौमरा को भूनने लगे हैं। यहाँ तक कि आईटीओ पुल के पास बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित उस राष्ट्रीय दैनिक के पत्रकार भी बड़ी मुश्किल से उन्हें याद कर पाते हैं। याद उन्हें तब आता है जब वे हंसते हुए कहते, ओ हो वो स्कूटर वाला पोएट। लेकिन पिछले 1.5 महीने से दिल्ली से गाजियाबाद देर रात जाने वाले लोग जो बातें बताते हैं, उससे पॉल गौमरा की इस कहानी में एक नया आयाम जुड़ता है। लोग कहते हैं जीटी रोड पर आधी रात अक्सर एक अजीबोगरीब हुलिये का आदमी अचानक बगल की झाड़ियों या पुलिया की आड़ से हूँ खां खां सांसों करता हुआ कूदकर चलती हुई गाड़ियों के सामने आ जाता है। धीरे धीरे हाईवे पर ट्रैफिक जाम होने लगता है। शुरू में लोग डरते हैं, फिर जान जाते हैं कि बूढ़ा होता हुआ यह आदमी पागल हो गया है और उससे किसी को कोई खतरा नहीं है। चलते चलते आधी रात हाईवे पर एंटरटेनमेंट ही हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए ट्रक ड्राइवर और दूसरे मुसाफिर तमाशा देखने लगते हैं। जब भीड़ आसपास इकट्ठा हो जाती है और वह बूढ़ा आदमी डगमगाता हुआ सड़क पर चलता है, दांडी मार्च दांडी मार्च दांडी मार्च, और गाता है, वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीठ पर आई जाने रे। इसके बाद अचानक वे फौजियों की तरह पैर पटक कर लेफ्ट राइट करता हुआ मार्च करने लगता है और तब वे आज़ाद हिंद फौज का तराना गाता है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत जाए जा। इसके बाद शुरू होता है उसका धारा प्रवाह भाषण, जिसे सुनकर लोग तालियां और सीटियां बजाते हैं। वह अपने भाषण में नाना साहब, धुंधुपंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, भगत सिंह, फडणवीस, अशफाक, खुदीराम, तेग बहादुर जैसे कई नामों का उच्चार करता है। फिर कहता है, मैं हूं दलित हिंदी कवि राम गोपाल, मैं दिल्ली का नहीं रामपुर और गाजियाबाद का हूं, मैं स्वदेशी आंदोलन चलाऊंगा। इसके बाद वह गुस्से में आ जाता है। आसपास पड़े पत्थरों को उठाकर अंधेरे में दिल्ली की दिशा में फेंकता हुआ अंग्रेजी में पूरी ताकत से नारा लगाने लगता है, क्विट इंडिया क्विट इंडिया क्विट इंडिया। जीटी रोड पर आधी रात उस बूढ़े होते आदमी का तमाशा देखने इकट्ठा हुई ट्रक ड्राइवरों, क्लीनरों, मुसाफिरों की भीड़ तालियां बजाती है, उसके साथ साथ दोहराती है, क्विट इंडिया क्विट इंडिया क्विट इंडिया। पॉल गौमरा का स्कूटर जरूर अभी भी शांति वन के पास दरियागंज की ट्रैफिक कोतवाली के पिछवाड़े मुड़ी तुड़ी हालत में पड़ा हुआ है। उस टूटे फूटे दुर्घटनाग्रस्त स्कूटर पर मृतक राजीव मेनन और विक्षिप्त पॉल गौमरा के खून के धब्बे हैं जो सूखकर काले पड़ चुके हैं। और उस स्कूटर की डिक्की के भीतर अभी भी पॉल गौमरा की कविताओं की एक डायरी बंद है। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा है, जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, यथार्थ मिठा रहा है जिनका अस्तित्व, हो सके तो हम उनकी हत्या में न हों शामिल, और संभव हो तो संभाल कर रख लें उनके चित्र। ये चित्र अतीत की स्मृति के चिन्ह हैं। पॉल गौमरा, 15 अगस्त 1995।